सबसे पहले तो बेटा आप मुझे बताओ असेसमेंट का क्या मतलब होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जब भी हम बात करते हैं असेसमेंट तो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो उन्होंने असेसमेंट को बेटा डिफाइन किया है, पढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 11। वेरी सिंपल, असेसमेंट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट। असेसमेंट का सिंपल मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अच्छा, आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स में भी बेटा आपने असेसमेंट स्पेसिफिकली पढ़ी होगी, तो आपने वहाँ देखा होगा असेसमेंट अलग अलग तरीकों की होती है। एंड इन द सिमिलर मैनर ये डेफिनेशन भी ये कह रही है असेसमेंट का प्रिंसिपली मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड असेसमेंट विल इंक्लूड दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट। बेटा क्या क्या बोला, एक बार वर्ड्स दोबारा बोले। नंबर 1, असेसमेंट विल इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट से हमारा मतलब टैक्स पेयर खुद से टैक्स असेस करेगा। फिर उसके बाद रीअसेसमेंट, अगर उसकी असेसमेंट ठीक नहीं है ऑफिसर जो होगा वो रीअसेस उस टैक्स लायबिलिटी को कर लेगा। और बेटा ये बेसिकली की जाती है अंडर 73 एंड 74। जो सेल्फ असेसमेंट असेसी करता है बेटा उसका कोरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है सेक्शन 59। उसकी सेल्फ असेसमेंट स्कूटनी में जाती है, अगर कुछ कमी पेशी लगती है तो ऑफिसर हैज़ अ राइट टू मेक अ री असेसमेंट और वो करता है अंडर 73 एंड 74। फिर बेटा एक और वर्ड लिखा हुआ है क्या, प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट शायद पहले पीछे बात हुई थी रिफंड के चैप्टर में, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालनी है बट यू आर फीलिंग सर्टेन प्रॉब्लम, ठीक है, कि आप वैल्यू या रेट को लेकर के कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं जिसकी वजह से आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप ऑफिसर से प्रोविजनल असेसमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके गवर्निंग प्रोविजन है सेक्शन नंबर 60 में, सेक्शन नंबर 60 में। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास समरी असेसमेंट है। इस समरी असेसमेंट को बेसिकली आप प्रोटेक्टिव असेसमेंट समझना, इसके गवर्निंग प्रोविजन है सेक्शन 64 में, इसके बारे में मैं लेटर बात करूंगा। फिर इन सर्टेन केसेस बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के भी प्रोविजन है जहां ऑफिसर टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट असेसमेंट करता है और उसके गवर्निंग प्रोविजन हमारे पास है 62 एंड 63 में। सो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ असेसमेंट है गवर्न बाय द डिफरेंट सेक्शन, ये बेसिकली इस चैप्टर में जो है वो आप स्टडी करेंगे, ठीक है जी। और इन सब का बेटा जो है वो मैंने एक समराइज स्टार्ट आपको सबसे पहले प्रेजेंट करके दे दिया है। चैप्टर अंदर पूरा हर एक सेक्शन को सेपरेटली डिटेल में डिस्कस करेगा। आपको जब पैकिंग अप करनी होगी, रिवीजन करनी होगी, तो आप इस चार्ट को जो होगा वो सिंगल पेजर चार्ट है, इसमें सारा जो भी उन्होंने अलग अलग सेक्शन में बोला है उसकी समरी है, ये आपको फाइनली रिवीजन के लिए जो होगा वो यूज़ करना होगा। अच्छा, अब कहानी का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है, पहले चार्ट बेस हल्का हल्का सा आइडिया देता हूँ फिर अंदर डिटेल से आ जाएंगे। तो बेटा कहानी का सबसे पहला स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे पास है सेक्शन 59। चार्ट में ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 59 इन टॉक्स अबाउट सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट यू ऑलरेडी नो, जो भी टैक्स पेयर है वो खुद से अपनी लायबिलिटी असेस करेगा और उसको पे कर देगा। सेक्शन 59 में सिंपली ये बात लिखी हुई है कि असेसी सेल्फ असेस करेगा टैक्स और वो लायबिलिटी रिटर्न के थ्रू जो होगा वो पे कर देगा। जैसे मैंने यहाँ आपको GSTR 3B सिंपल लगा दी, तो GSTR 3B मंथली या क्वार्टरली एज द केस में भी सेल्फ असेस करके आपको अपनी लायबिलिटी पे करनी है। ध्यान रखिएगा GSTR 3B इज एन एग्जाम्पल। क्या कुछ लोगों को अदर फॉर्म्स में भी रिटर्न देनी होती है? यस, 4 भी होता है, 5 भी होता है, तो जो भी है वो अपना सेल्फ असेस करेंगे और रिटर्न के थ्रू जो होगा वो पे कर देंगे। 59 इज वेरी सिंपल, यू आर कंफर्टेबल? यस। फिर उसके बाद बेटा अब सेल्फ असेसमेंट के लिए किसी भी पर्सन को क्या चीज़ें चाहिए? 2 चीज़ें, एक चाहिए वैल्यू, एक चाहिए रेट। उसे पता होना चाहिए जो भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल रेट क्या है और वो जो सप्लाई कर रहा है उसका वैल्यूएशन क्या बनता है। अच्छा, रेट बेटा शेड्यूल से निकालते हैं और वैल्यू कैसे निकालते हैं? सेक्शन 15 से। दैट चैप्टर इज ऑलरेडी ओवर विद यू। अब वो ये कहते हैं अगर जिस व्यक्ति को सेल्फ असेसमेंट करना है, अगर वो कभी रेट के डिटर्मिनेशन में कंफ्यूज हो रहा है कि पता नहीं मेरा प्रोडक्ट ये ट्रीट किया जाएगा या ये, या फिर उसको वैल्यूएशन निकालने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ही इज कंफ्यूज कि वैल्यूएशन इस प्रोविजन में जाएगा या इस प्रोविजन में जाएगा, ये पर्टिकुलर चीज वैल्यू में आएगी या फिर नहीं आएगी, तो अगर वो रेट या वैल्यू जिससे असेसमेंट निकालनी है उसको लेकर के वो किसी तरीके की कंफ्यूजन में है, इज नॉट एबल टू डिटरमाइन, तो फिर बेटा उन्होंने कंसेप्ट ये बना रखा है अगर आप सेल्फ असेसमेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप जो है ऑफिसर को अप्रोच करोगे, ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दोगे जहां बताओगे व्हाट इज द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, और ऑफिसर आपको क्या कहेगा? वो ये कहेगा ठीक है आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी, गिव अस सर्टेन टाइम, हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं कि आपकी क्या रेट या वैल्यू बनती है, और जितना टाइम हमें इसको तय करने में लगेगा कि ये रेट या वैल्यू है उतने टाइम तक आप क्या करो, प्रोविजनल बेसिस पर हम आपको फॉर द टाइम बिंग के लिए ये रेट या ये वैल्यू बता रहे हैं, इसके हिसाब से आप टैक्स पे कर लो।
अब ऑफिसर बाद में बताएगा एग्जैक्टली, अभी उसने क्या बोल दिया, अभी इस रेट या वैल्यू के बेसिस पर पे कर लो, और ये हम क्या समझेंगे, प्रोविजनल है। क्यों? क्योंकि हम फाइनल स्टैंड आपको जो होगा वो बाद में देंगे। तो ये स्टोरी लिखी हुई है बेटा हमारे पास सेक्शन नंबर 60 में। सेक्शन नंबर 60 क्या कहता है, इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू डिटरमाइन वैल्यू या एप्लीकेबल रेट। प्रोविजनल असेसमेंट कब पिक्चर में आएगी, जब आप वैल्यू या रेट कुछ भी तय नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बेसिकली सेल्फ असेसमेंट आप नहीं कर पा रहे हैं। तो अब ये क्या कहता है, आप रिक्वेस्ट डालेंगे ऑफिसर को फॉर प्रोविजनल असेसमेंट, पी इज योर बेटा प्रोविजनल असेसमेंट, ठीक है। रिक्वेस्ट आपकी इस पर्टिकुलर फॉर्म में होगी। अच्छा, फॉर्म नंबर यहाँ पर बहुत सारे यूज होंगे बेटा। फॉर एग्जामिनेशन पर्पस यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ऑल द फॉर्म्स। कोई एक आधा जो याद करने वाला होगा वो मैं एम्फेसिस से बोल दूंगा, नहीं तो फॉर्म नंबर आपको एग्जामिनेशन पर्पस के लिए यूज नहीं करनी है। तो आप बेटा रिक्वेस्ट डालेंगे, रिक्वेस्ट में बताएंगे व्हाट इज द इशू यू आर फेसिंग, और ऑफिसर बोलेगा ठीक है मैं बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग के लिए आपको प्रोविजनली जो बोल रहा हूं उसके हिसाब से पे कर दो। तो उसके लिए बेटा प्रॉपर ऑफिसर क्या पास करेगा, प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर, जिस ऑर्डर में वो बता देगा फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप ये पे कर दो। और बेटा अब इस ऑर्डर के परसुएंस में जो जीएसटी आप पे करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोविजनल टैक्स। क्या बोलोगे, प्रोविजनल टैक्स। अच्छा, आप जब बेटा ऑफिसर को अप्रोच करोगे ना कि भाई मुझे दिक्कत है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए मैं आ रहा हूं, तो बेटा ऑफिसर आपको 90 डेज में प्रोविजनल असेसमेंट दे देगा। अच्छा, इस चैप्टर में जो आपकी थोड़ी बहुत मेहनत होनी है, लेट मी बी वेरी क्लियर, वो सिर्फ टाइम लिमिट को ही याद करने में होगी, बाकी तो कंसेप्चुअली इट इज वेरी इजी चैप्टर। तो आपके रिक्वेस्ट के 90 डेज के अंदर वो प्रोविजनल असेसमेंट आपको करके दे देगा। अच्छा, आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि आप बोलोगे और वो कहेगा चलो इमीडिएटली इतना दे दो, नहीं, वो उस पर भी टाइम लेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम को समझेगा और फिर बोलेगा ठीक है मेरे को प्राइमा फेसी ये लग रहा है तो ये पे कर दो, तो 90 डेज में वो आपको बता देगा। अच्छा, फिर आपने प्रोविजनल टैक्स पे कर दिया, आपकी रिटर्न जा रही है और प्रोविजनल टैक्स की पेमेंट के साथ जा रही है। अब लेकिन बेटा ये अभी प्रोविजनल है, बाद में ऑफिसर क्या करेगा, इसे फाइनलाइज, बाद में ऑफिसर क्या करेगा, इसे फाइनलाइज। तो सेक्शन 60 में आगे लिखा हुआ है कि लेटर ऑन स्टेज पर ये जो होगी वो फाइनलाइज की जाएगी। अच्छा, फाइनलाइजेशन करने से पहले उसको आपसे जो भी आपने पीछे बेटा काफ़ी काम किया होगा ना प्रोविजनल पेमेंट का, तो आपसे वो उनकी डिटेल्स मंगाएगा कि डिटेल्स ले आओ, और उन डिटेल्स को लेकर के फिर वो अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर जो होगा वो पास करेगा। अब उन डिटेल्स को मंगाने के लिए बेटा आपको वो एक नोटिस भेजेगा। क्या भेजेगा? नोटिस। तो सेक्शन 60 में बिफोर फाइनलाइजेशन वो आपको नोटिस भेजेगा इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक है। और फिर उसके बाद उस नोटिस से इंफॉर्मेशन वगैरह जो भी उसके पास आ गई उसके बेसिस पर ये क्या पास कर देगा, अपना फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। तो ये इसका ऑर्डर आ गया जिसको मैंने क्या लिखा, FAO, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। इट विल बी पास्ड इनटू दिस पर्टिकुलर फॉर्म ASMT 07। और बेटा फाइनल असेसमेंट पास करने की टाइम लिमिटेशन है, कितने पीरियड में, हर हालत में वो आपकी असेसमेंट जो होगा वो फाइनलाइज करेगा। टाइम लिमिटेशन यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, जरा एक बार पढ़ते हैं। टाइम लिमिटेशन क्या है बेटा? 6 मंथ्स। कहाँ से? फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल, मतलब प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर दिया था, उसके बाद फाइनलाइजेशन, उसको आराम से नहीं बैठना, 6 मंथ्स के अंदर जो होगा वो फाइनलाइजेशन कर देगा। और बेटा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सटेंशन के प्रावधान है, कितने? 6 मंथ्स एक्सटेंशन मिलेगी जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर से, एंड अगर और ज़रूरत पड़ी तो फर्दर 4 साल तक के एक्सटेंशन के प्रावधान है, और ये फर्दर 4 साल वाली एक्सटेंशन किससे मिलेगी? कमिश्नर से। इन एनी केस एक बार के लिए टोटल बता दो कि टोटल कितने पीरियड में फाइनलाइजेशन होना ही होना है? 5 साल। और 5 साल तो अपने आप में बहुत लंबा पीरियड है। यस, चलिए जी, चार्ट का पर्पस सिर्फ यही है, प्राइमा फेसी चीज़ें आपके पास सारी कैप्चर हो जाएंगी और चार्ट से आपको रिवीजन में आसानी होगी। अच्छा, अब एक मेरी एक छोटी सी एक बात बताना, आप कोशिश करना बेटा। अब ये जो फाइनलाइजेशन होगा बेटा, पहले आपसे प्रोविजनल पे करवा लिया, फिर उसके बाद आपसे क्या कर दिया? फाइनलाइजेशन। फाइनलाइजेशन पर 2 बातें हो सकती हैं, हो सकता है आपसे कुछ लेना बने तो आप पे करेंगे, और वो आप विद इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंटरेस्ट कितना होता है बेटा जब पे करता है कोई? तो 18% पर एनम। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि प्रोविजनल जो दे रखा था फाइनलाइजेशन कम पर हुआ। फाइनलाइजेशन कम पर हुआ मतलब आपके फेवर में रिफंड बन रहा है। अगर रिफंड बन रहा है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, रिफंड जो भी बनेगा वो आपको पहले एप्लीकेशन से मांगना पड़ेगा। रिफंड वाला चैप्टर आप ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको रिफंड एप्लीकेशन सेक्शन 54 में जो होगी वो सबमिट करनी पड़ेगी। आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर वो आपकी एप्लीकेशन के साथ कहेगा प्रूफ लगाओ, प्रूफ लगाओ। प्रूफ में आप क्या लगाओगे? ये फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फिर इसके बेसिस पर वो प्रोसेस करेगा। अच्छा, और आपको याद है अनजस्ट एनरिचमेंट के लिए आपको क्या लगाना होता है?
अनजस्ट एनरिचमेंट रिफंड वाले चैप्टर में, तो या तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन लगाएंगे, छोटा रिफंड है तो 2 लाख से नीचे का, और अगर बड़ा रिफंड है तो आप क्या लगाओगे, सीए का सर्टिफिकेशन। वो रिफंड पूरा आप पढ़ चुके हो तो आप उसके हिसाब से रिफंड के लिए अप्लाई करोगे और फिर आपको जो होगा वो रिफंड जो होगा वो दे देंगे। और आपको याद है, और रिफंड आपको 60 डेज में दे देते हैं मांगने के, अगर नहीं देते तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट सेक्शन 56 में आपको पे किया जाता है। तो हमारी इस सेक्शन में स्टोरी सिर्फ क्या है, फाइनलाइजेशन की। पेबल बनेगा, इंटरेस्ट लगेगा, सेक्शन ने लिखा हुआ है। अगर रिफंडेबल बनेगा तो रिफंड मिलेगा, सेक्शन ने लिखा हुआ है, बट रिफंड का प्रोसीजर वो इन्होंने नहीं लिखा, वो तो आप ऑलरेडी सेक्शन 54 में एनालिसिस कर चुके हो। आई होप यू आर कंफर्टेबल, वेरी सिंपल एंड ईजी। आज कोई स्ट्रेस होनी नहीं है आपको बेटा, बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। अच्छा एक बात बताओ, अब आप क्या कभी जो असेसमेंट ऑफिसर ने निकाली उससे कभी एग्रीड हो सकते हो? यस, अगर एग्रीड होगे तो क्या करोगे, अपील में जाओगे। तो आपका अपील का जो राइट है, अपील का भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बोलो बेटा, ऑफिसर ने इस कंसेप्ट में एक तो प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर पास किया था शुरुआत में, और फिर उसके बाद उसने क्या पास किया, फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। बस मुझे एक चीज का आप जवाब दे देना नॉर्मल लॉजिक पर, आप बेटा प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर से एग्रीव्ड फील करके क्या अपील में जा सकते होंगे? प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर से। आंसर इज नो। व्हाई? प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर ये प्रोविजनल है, ये फाइनल ही नहीं है। तो उसने अभी जो कहा है वो लायबिलिटी उसने कोई फाइनल थोड़ी ना बोली है, तो आप इसके बेसिस पर कभी नहीं कहोगे कि हाय मैं तो एग्रीव्ड हो गया। मेरी बात क्लियर है? आप एग्रीव्ड किसके बेसिस पर कहोगे? जो उसने फाइनल डिमांड निकाली, जो उसने फाइनल डिमांड निकाली उसके बेसिस पर आप एग्रीव्ड क्लेम होंगे, और अकॉर्डिंगली अगर कभी आप अपील में जाओगे तो कहां जाओगे? आफ्टर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है बेटा, आप अपील में जो है वो जा सकते हो। और बेटा अपील में जब आप जाओगे तो अपील के चैप्टर में वैसे आपके पास पहले भी कई बार बात आई है, 4 अलग अलग लेवल ऑफ अपील होती है। पहली अपील जिस अथॉरिटी के पास फाइल करते हो उसे अपीलेट अथॉरिटी के नाम से बुलाया जाता है। दूसरी अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल, तीसरी अपील हाई कोर्ट एंड चौथी अपील सुप्रीम कोर्ट। तो आप सबसे पहले किसके पास जाओगे? अपीलेट अथॉरिटी। उसका बेटा सेक्शन होता है सेक्शन 107। और अपील में जाने की बेटा एक टाइम लिमिट होती है, वो दे रखी है उन्होंने 3 मंथ्स। तो क्या कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ मैंने नीचे क्या लिखा जरा पढ़ लेना, रिमीडी टू एग्रीव्ड पर्सन, कि अगर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर से कोई एग्रीव्ड है, ठीक है जी, ये जो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर है अगर इससे कोई एग्रीव्ड है तो उसको रेमेडी जो है वो लॉ में क्या यूज करनी है, उसे जो है वो अपनी अपील फाइल करनी है। ए का मतलब बेटा अपीलेट अथॉरिटी, और 3 महीने की उसको समय सीमा दी जाती है। ये सेक्शन 107 में जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, अब अपील सुनने के बाद अपील वाला दोनों पक्षों को सुनकर के अपना ऑर्डर पास करेगा। यस, अपील वाला जो ऑर्डर पास करता है बेटा, एक वर्ड सिर्फ दे रहा हूं कि आपको क्लैरिटी रहे, उसको हम बोलते हैं बेटा OIA, ऑर्डर इन अपील। उनके ऑर्डर्स को हम इस वर्ड से प्रैक्टिकली रेफर करते हैं, क्या बोलते हैं? OIA, ऑर्डर इन अपील। अपील की सुनवाई के बाद वो अपना फाइनल अपील में जो डिसीजन लेगा उसका ऑर्डर पास करेगा, उस ऑर्डर को हम बोलते हैं OIA, ऑर्डर इन अपील। और बेटा जो ऑर्डर जिसके खिलाफ पर्सन अपील में आता है उस ऑर्डर को बेटा, जैसे यहाँ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ आया है, जरा देखो फाइनल असेसमेंट ऑर्डर का बॉक्स, इस ऑर्डर को बेटा हम बोलते हैं OIO। OIO का मतलब ऑर्डर इन ओरिजिनल, ऑर्डर इन ओरिजिनल। ऑफिसर का जो भी ऑर्डर जिससे आप एग्रीव्ड फील करेंगे और अपील में आएंगे तो उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? OIO। और उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो आगे अपील में ऑर्डर पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं? OIA, ऑर्डर इन अपील। ये तो सेपरेट प्रैक्टिकल टर्मिनोलॉजी जो यूज होती है वो बेटा मैंने आपको बता दी है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस। अच्छा, प्रोविजनल असेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया? प्रोविजनल असेसमेंट ये नॉर्मल कंसेप्ट है, नॉर्मली यही होती होगी, या ये तो एक्सेप्शनल कंसेप्ट है? एक्सेप्शनल है इन द सेंस ये वो लोग यूज कर रहे होंगे जिनसे सेल्फ असेसमेंट नहीं हो पा रही है। अच्छा, ज्यादातर केसेस में तो क्या होती है? सेल्फ असेसमेंट। तो अब इस प्रोविजनल असेसमेंट को मैं साइड कर रहा हूं बेटा। अब ऊपर वापस आओ, सेल्फ असेसमेंट। नॉर्मल केसेस में असेसी को क्या करनी होती है? सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, सेल्फ असेसमेंट करके उसको जो भी टैक्स लायबिलिटी ठीक लगती है वो अपना रिटर्न के थ्रू वो जो है वो पे कर देता है। अब आप जानते हैं बेटा, अब रिटर्न की क्या होती है? स्क्रूटनी। दैट प्रोसेस यू ऑलरेडी नो, इनकम टैक्स में भी आपने पढ़ा है। तो जीएसटी में रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए जो सेक्शन बना हुआ है दैट इज सेक्शन 61, दैट इज सेक्शन 61। रिटर्न्स फाइल हो गई, अब जो होगी रिटर्न्स की बेटा होगी स्क्रूटनी। ठीक है जी।
आई नीड नॉट टेल यू, क्या हर रिटर्न की स्क्रूटनी होती है या सेलेक्टेड? सेलेक्टेड। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ करोड्स ऑफ एसएससी, 20 करोड़ लेट्स सपोज हमारे पास जीएसटी की एसएससी है, तो वर्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल कि हर रिटर्न की स्क्रूटनी हो। तो बेटा सेलेक्टेड रिटर्न्स की स्क्रूटनी होती है और वो सेलेक्ट करते हैं अपने उनके रिस्क पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेस पर जो भी रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट की जाएगी, अब उसकी स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या रहेगा वो बताया गया है सेक्शन 61 में। स्क्रूटनी का क्या प्रोसेस रहेगा, तो कीवर्ड्स की बातें मैंने यहाँ पर लिखी। नंबर 1 बेटा, अगर रिटर्न स्क्रूटनी के लिए सेलेक्ट हुई है और ऑफिसर स्क्रूटनी पर देखता है कि इस रिटर्न में कुछ कमी पेशी है, कुछ डिस्क्रिपेंसी है, तो फिर वो उस पर्सन को जो होगा वो नोटिस भेजेगा। ठीक है, वो बताएगा जी हमने रिटर्न की स्क्रूटनी करी है और इसमें ये हमें कमी पेशी लगी है, तो हम आपसे इसका रिप्लाई चाहते हैं। नोटिस आने के बाद कंसर्न पर्सन क्या करेगा बेटा, अपना रिप्लाई एक्सप्लेनेशन जो होगा वो डालेगा। ठीक है, फॉर्म्स वगैरह यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, लिखे जरूर गए हैं पढ़ने के लिए। अब आपने एक्सप्लेनेशन रिप्लाई डाला, अगर बेटा आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री होगा तो वो क्या करेगा, उसने कुछ आगे बढ़ना है या कहानी खत्म हो जाएगी? स्क्रूटनी आई, आपका एक्सप्लेनेशन गया, दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, तो फिर आगे उसे कुछ भी नहीं करना। तो सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आएगा तो वो आपको एक्शन कुछ नहीं लेगा, सिर्फ इन्फॉर्म कर देगा जी ठीक है वी आर सेटिस्फाइड योर रिप्लाई, वी आर क्लोजिंग द इशू। और अगर अनसेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई आया तो फिर वो आगे प्रोसीड करेगा। अब यू नीड टू रिमेंबर, जब वो आगे प्रोसीड करेगा तो 61 ये कहता है उसे आगे आपके अगेंस्ट जो कार्यवाही करनी है वो आपको अब कहां शिफ्ट कर देगा, 73, 74 में। अब आपकी जो सेल्फ असेसमेंट थी, अब ऑफिसर अपने एंड पे से रीअसेसमेंट मारेगा अंडर सेक्शन 73 और 74। आर यू कंफर्टेबल? यस, 73, 74 कई बार जिक्र में आ रखा है बेटा, इसमें ऑफिसर नोटिस बेस्ड जब आपके साथ बातें करेगा। अब 73, 74 भी लिंकिंग में नीचे है, बट वहां पहुंचने से पहले मुझे एक बार बताओ 61 में आपको क्या समझ आया? 61 में वो कोई टैक्स निकालेगा? नहीं, 61 में टैक्स नहीं निकालेगा। 61 में तो सिर्फ क्या है, कमी बताएगा। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं आएगा तो 73, 74 से उसे हैंडल करेगा। टैक्स लायबिलिटी कहाँ निकलेगी? 73, 74 में। आर यू कंफर्टेबल? यस, लिंकिंग में अब आ जाओ नीचे 73 एंड 74। ये जो 73 एंड 74 है, ट्रिपल स्टार लगा लेना बेटा। ये दोनों सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और इसका एक फुल फ्लैज चैप्टर जो है वो सेपरेटली है। इस वाली असेसमेंट को हमने यहाँ डिटेल में नहीं किया हुआ, अलग से एक फुल फ्लैज चैप्टर है, यहाँ सिर्फ मैंने समरी पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है। अब जो 73, 74 हैं, 73, 74 इसमें ये लिखा हुआ है 73 और 74 का यूज़ का पर्पस जो है वो ये होता है, 5 सिचुएशन में 73 एंड 74 जो है वो अप्लाई किए जाते हैं। बोलेंगे एक बार बेटा। नंबर 1, टैक्स शॉर्ट पेड, कम दिया, टैक्स नॉट पेड, क्या फर्क है? एक में तो कम दिया, दूसरे में दिया ही नहीं। तीसरा, टैक्स एरनेसली रिफंडेड, इसका क्या मतलब हुआ? टैक्स दिया था लेकिन रिफंड ले लिया गलत तरीके से। ठीक है ना, बहुत बार होता है आप सेटिंग बेस्ड रिफंड ले लेते हैं या फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड रिफंड ले लेते हैं, तो दैट इज टैक्स एरनेसली रिफंडेड। एक एग्जांपल मैं आपको बोल देता हूं बेटर उसके लिए। सिंस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड रिफंड, तो रिफंड में आपको पता है छोटे रिफंड जब आप लेने गए थे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन दे करके रिफंड दे दिया था, ये मानते हुए कि आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दी, मतलब आपने बर्डन पास ऑन नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है आदमी गलत सेल्फ डिक्लेरेशन दे दे? क्या ऐसा हो सकता है कि बड़े रिफंड थे और सीए का सर्टिफिकेशन भी गलत तरीके से लेके दे दे? यस, अगर ऐसा हुआ और बाद में पता चला तो फिर ये एरनेस रिफंड का केस बन जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ये वाले केस में 73 या 74 में वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, चलो चौथा बोलो आगे। चौथा कौन सा पॉइंट है? आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड। आपको आईटीसी अवेलमेंट के सेक्शंस प्रोविजन दे रखे हैं, आप उनको फॉलो किए बगैर आईटीसी ले लेते हैं। ठीक है, या आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड, आईटीसी यूटिलाइजेशन के भी बेटा आपने पूरे प्रिंसिपल पढ़े थे, आप उनके कॉन्ट्रावेंशन में आईटीसी यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे आपको याद है कुछ केसेस में आप पूरा आईटीसी नहीं यूज कर सकते थे, आप 99% तक कर सकते थे, बट आपने 100% कर लिया, तो दैट इज एन इलस्ट्रेशन ऑफ आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड। ठीक है, तो 73 और 74 में ये 5 बातें लिखी हुई हैं। क्या बेटा? ये सारी याद रखेंगे। अगर कभी भी टैक्स शॉर्ट पेड है, टैक्स नॉन पेड है, या टैक्स एरनेसली रिफंडेड है, या फिर आईटीसी रॉन्गली पेड है, या फिर आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज्ड है, ये जो ये जो 5 केस है, इन 5 केस में 73 एंड 74 अप्लाई होते हैं। इन पांचों को ऐसे कंसोलिडेट कर लेना, इसको ऐसे नहीं समझना कि 3 केस में 73 है और 2 केस में 74 नहीं। इन 5 केसेस में
इन 5 केसेस में 73 या फिर 74 जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब 73 कब लगाना है और 74 कब लगाना है वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो 5 इवेंट हुए हैं ये बोनाफाइड मिस्टेक ऑफ असेसी है या फिर असेसी का ये मेलाफाइड डेलिब्रेट काम है। ये जो 5 इवेंट हुए हैं अगर ये बोनाफाइड मिस्टेक्स की वजह से हुए होंगे असेसी की तो फिर ऑफिसर 73 में उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा बोनाफाइड। और अगर ऑफिसर को ये लगेगा कि ये मेलाफाइड डेलिब्रेटली कोई काम किया गया था जिसकी वजह से ये हुआ तो फिर ऑफिसर जो होगा वो बेटा 74 में जो होगा वो एक्शन लेगा। ठीक है जी, मेलाफाइड के आगे लिखिएगा 74 में जो एग्जैक्ट लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है बेसिकली कि अगर फ्रॉड लगता है ऑफिसर को कि असेसी ने फ्रॉड किया है या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किए हैं या फिर सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किए गए हैं जिसकी वजह से इंटेंट उसकी थी टैक्स इवेट करने की। तीन वर्ड्स क्या? फ्रॉड या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। विलफुल का मतलब जानबूझकर गलत फैक्ट्स जो थे वो दिए गए डिपार्टमेंट को, या सप्रेशन का मतलब फैक्ट्स दिए गए या छुपा लिए गए, छुपा लिए गए। तो सेक्शन 74 ये कहता है अगर जो पर्सन था उसके एंड पे से फ्रॉड लगता है ऑफिसर को या ये लगता है उसने विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स किया था या फिर उसने सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया था, और किया क्यों था? टैक्स इवेट करने के लिए। अगर ऑफिसर को ऐसा लगता है तो बेटा एक्शन कौन से सेक्शन में इनिशिएट करेगा? 74 में। और अगर ये नहीं लगता, अदर केसेस है, तो फिर वो एक्शन इनिशिएट करेगा कहाँ पर? 73 में। ठीक है, ये लीगल वर्ड्स हैं और इन लीगल वर्ड्स को हम समरी में क्या बोल लेते हैं? फ्रॉड वगैरह किया मतलब वो मेलाफाइड है, डेलिबरेटली गलत कर रहा है, और अदरवाइज वो क्या है? बोनाफाइड है। ठीक है, तो अब टैक्स अगर बेटा नहीं पे हुआ, कम पे हुआ या रिफंड गलत तरीके से ले लिया गया। अच्छा, आप ये बोलोगे सर गलत रिफंड में कैसे बोनाफाइड हो सकता है? बेटा उससे फार्मूले की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। आईटीसी रिफंड आपने पढ़े थे, फार्मूले की कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो फिर वो बोनाफाइड भी हो सकता है। उसने गलत डॉक्यूमेंट देकर के लिए तो फिर वो मेलाफाइड हो जाएगा। तो ऑफिसर अपने एंड पर पहले ये देखेगा कि उसे क्या लग रहा है कि ये जो 5 कहानियां हुई है ये हुई किस वजह से है, और अकॉर्डिंगली वो जो है वो 73 या 74 में एक्शन इनिशिएट करेगा। तो अब सुनिएगा बेटा, जरा लिंकिंग ऊपर से उठाते हैं। हमने क्या बोला कि सेल्फ असेसमेंट करके रिटर्न डालनी है। अब ऑफिसर जब इस रिटर्न में सेल्फ असेसमेंट करेगा तो बेटा आप बताओ, इसने रिटर्न में टैक्स पे किया होगा, और टैक्स पे कैसे किया होगा? इसने अपनी रिटर्न में बताया होगा ये मेरा ग्रॉस टैक्स है, और इसी रिटर्न में बेटा उसने अपने आईटीसी भी सेट ऑफ किए होंगे और उसने बताया होगा ये मेरा नेट टैक्स है जो उसने पे किया होगा। यस और नो? अब ऑफिसर जो होगा बेटा वो क्या चेक करेगा? वो चेक करेगा इसने अपना जो ग्रॉस टैक्स निकाला वो सही निकाला या फिर नहीं निकाला, और वो ये भी चेक करेगा जो इसने आईटीसी सेट ऑफ किए वो आईटीसी प्रॉपर्ली अवेल्ड एंड प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज है या नहीं। और अगर उसे उसकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन में मिस्टेक लगेगी तो भी 73-74 तक केस आ जाएगा, और अगर उसके आईटीसी अवेलमेंट में इशू लगेगा तो भी 73-74 में केस आ जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस। चलो, अब 73 और 74 में जब केस आएगा तो अब आपको यहाँ जो अभी मेन बातें याद रखनी है, वैसे इसका पूरा डिटेल में चैप्टर आएगा बट जो अभी मेन बातें याद रखनी है वो सुनो। 73 में बोनाफाइड केस में जब इशू आएगा तो अब आपको वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा बेटा। पहले आपको क्या देगा? एक नोटिस। पहले आपको क्या भेजा? एक नोटिस, जिसे आप क्या बोलते हैं? शो कॉज नोटिस। फिर उसके बाद आपके रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन आएंगे, उनको सुनने के बाद वो पास करेगा ऑर्डर। ऑर्डर जिसको अभी मैंने क्या नाम देना सिखाया, ऑफिसर्स के ऑर्डर को हम प्रैक्टिकली क्या बोलते थे? OIO, ऑर्डर इन ओरिजिनल। ठीक है, और आपको यहाँ टाइम लिमिट बेटा मेहनत से जो है वो याद रखनी है। नोटिस कितने समय सीमा में आएगा और ऑर्डर कितने समय सीमा में आएगा। ठीक है जी, तो जरा बोलते हैं नोटिस कितनी समय सीमा में आएगा? पढ़ो, 2 साल 9 महीने। इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनना। नोटिस आएगा 2 साल 9 महीने में, और ये 2 साल 9 महीने कहाँ से गिनने हैं बेटा? ये 2 बातें हैं, ये 2 बातें हैं। नंबर वन बोलो क्या? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? डेट ऑफ एरनस रिफंड।
तो 2 साल 9 महीने में नोटिस आना है और ये टाइम लिमिटेशन स्टार्ट किया जाएगा, काउंट किया जाएगा एनुअल रिटर्न के ड्यू डेट से या फिर डेट ऑफ एरनेस रिफंड के हिसाब से। अच्छा, डेट ऑफ एरनेस रिफंड ये बेटा आप कब किस केस में यूज करोगे? जब एरनेस रिफंड वाला ही सिचुएशन थी। और अगर एरनेस रिफंड वाला केस नहीं है, बाकी 4 केस है। कौन से? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, रॉन्गली यूटिलाइज। तो उस केस में आपको जो टाइम पीरियड काउंट करना है वो कहां से करना है? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से। ठीक है, ये 5 केसेस बताए थे ना बेटा, तो इसमें से ये जो टैक्स एरनेसली रिफंडेड है इसके लिए टाइम लिमिटेशन डेट ऑफ एरनेस रिफंड से काउंट होगा। और बाकी जो चारों सिचुएशन है, टैक्स शॉर्ट पेड, नॉट पेड, आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड, रॉन्गली यूटिलाइज, उसके लिए कहां से काउंट होगा? ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। आर यू कंफर्टेबल? एज एन इलस्ट्रेशन आप थोड़ा सा रफली मेरे साथ मेहनत करना बेटा। अगर मैं आपको ये बोलूं, एक पर्सन ने अप्रैल में एरनेस रिफंड ले लिया, अप्रैल में वो उसके बैंक अकाउंट में आ गया था, अप्रैल में उसे रिफंड दिया गया था, अप्रैल 20x1, तो उसको आगे नोटिस कब तक आ सकता है? अप्रैल से आगे 2 साल 9 महीने तक जो है वो नोटिस आ सकता है। मान करके बोनाफाइड इशू था, फार्मूला मिस्टेक हो गया था। ठीक है जी, ठीक है, तो आगे 2 साल 9 महीने तक जो है वो नोटिस आ सकता है। अच्छा, और अगर उसने बेटा डॉक्यूमेंटेशन गलत दे करके रिफंड लिया था तो बोनाफाइड नहीं होगा, तब उसको नोटिस कहाँ आएगा? 74 में। अगर उसने रिफंड गलत तरीके से लिया था लेकिन डॉक्यूमेंट गलत दिए थे, मतलब बोनाफाइड केस नहीं है, तो अब कहाँ आएगा? 74 में। अब 74 नीचे पढ़ के बताओ, 74 में नोटिस कब तक आ सकता है? कंपैरिजन मारो। हाँ जी, 74 में कब तक आ सकता है? 4 साल 6 महीने। मेरी बात समझ गए हो बेटा? तो एरनेस रिफंड है, ऑफिसर नोटिस भेजने से पहले सबसे पहले तो यही तय करेगा ना कि 73 में नोटिस भेजना है या फिर 74 में। 73 में भेजना है तो नोटिस का टाइम कम है, 74 में भेजना है तो नोटिस का टाइम ज़्यादा है। अच्छा, एक बात बताओ, इसका लॉजिक क्या होगा? इसका लॉजिक क्या होगा बेटा? अगर जो मेलाफाइड होगा उसने प्लानिंग करी होगी तो जनरली वो ये नहीं होगा कि अपेरेंटली पकड़ में आ जाएगी, तो इस वजह से टाइम लिमिटेशन वहां ज़्यादा रखा गया है। और ये टाइम लिमिटेशन आपको याद रखनी है, जब हम एग्जैक्टली 73 74 वाला चैप्टर करेंगे तो ये हिस्सा जो होगा वहाँ मेरा टाइम आपको बचाना है, जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, एक बात बताओ, फार्मूले की जेन्युइन मिस्टेक है, 73 में कार्रवाई करेगा, 2 साल 9 महीने में नोटिस भेजना है। रिफंड जब दिया था उसके 2 साल 9 महीने में नोटिस भेजना है, नहीं भेज पाए तो टाइम लिमिटेशन खत्म हो गया। फिर क्या आप उसके अगेंस्ट एक्शन ले पाओगे? नो। टाइम लिमिटेशन की यही तो बात होती है। यस। और फ्रॉड वाले केस में 4 साल 6 महीने में नोटिस भेजना था, नहीं भेज पाए, एक्शन नहीं ले पाओगे। सिंपल सी बात है भाई साहब। आर यू ओके? अच्छा, और एक दूसरी बात सुनो, मान लो एक ने रिटर्न भरी सेल्फ असेस करके, अप्रैल की रिटर्न, थोड़ी मेहनत करो, कब तक भरी होगी? अप्रैल की 20 मई तक मान लो। अब 20 मई को रिटर्न भरी और लेट्स सपोज स्कूटनी में सेलेक्ट हुआ, स्कूटनी में देखा गया टैक्स इसने सही कैलकुलेट नहीं कर रखा, उन्होंने इसको बताया, उसका कोई सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं आया कि उसने टैक्स किस बेसिस पर कैलकुलेट किया, उन्होंने 73 74 में भेज दिया। ठीक है, अब 73 74 जो भी जहां भी भेजा होगा नोटिस के लिए, अब टाइम लिमिटेशन स्टार्ट कहां से होनी है? 20 मई से। गलत। नोटिस के लिए टाइम लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होनी है? नोटिस के लिए टाइम लिमिटेशन कहां से स्टार्ट होनी है? 20 मई से नहीं होनी। टैक्स शॉर्ट पेड है तो टाइम लिमिटेशन बेटा क्या लिखा हुआ है? 2 साल 9 महीने कहां से? 2 साल 9 महीने कहां से? बोल ही नहीं रहे। ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। बेटा मैंने क्या बोला? कोई बात नहीं, एक ही बार तो मेहनत लगेगी, बार बार थोड़ी ना लगेगी। अप्रैल 20x1, ठीक है, तो ये वाला अप्रैल 20x1 की आपने सेक्शन 39 में अपनी रिटर्न दी और आप नॉर्मल टैक्स पेयर थे, नॉन क्योर एमपी वाले, तो आपने 20 मई तक जो है वो सेल्फ असेस टैक्स पे करके जो है वो रिटर्न दे दी। अब मैं कह रहा हूँ आगे चल करके आपका केस स्क्रूटनी में लगा, स्क्रूटनी में ये देखा गया कि आपकी टैक्स लायबिलिटी आपने सही कैलकुलेट नहीं कर रखी, उसको ये दिख रहा है आपने कम रेट लगा रखी है, लेट्स सपोज 5%, जबकि होनी चाहिए थी 18%, तो उसने आपसे रीजन एक्सप्लेनेशन मांगे। आपके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री रीजन नहीं है कि भाई 5% का बेस क्या है, तो ऑफिसर ने क्या किया? आपका केस भेज दिया, आगे फॉरवर्ड कर दिया, सेक्शन 73 या 74 ऑफिसर डिसाइड करेगा जो भी। ठीक है, अब लेट्स सपोज
ऑफिसर को ये लग रहा है कि इस आदमी ने ये जानबूझ के गलत रेट ली थी 5 वाली, तो बेटा वो 74 में ले आएगा। अब 74 में वो शोकॉज नोटिस भेजेगा तो कोई बात नहीं, बोलो ना शोकॉज नोटिस की 74 में नीचे से टाइम लिमिट क्या है बेटा, 4 years एंड 6 months, और ये 4 साल 6 महीने। काउंट कहां से होनी है, फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और एनुअल रिटर्न, अब बेटा ध्यान में रखना, सेक्शन 39 नहीं, एनुअल रिटर्न सेक्शन 44 की होती है। अब एनुअल रिटर्न ये बेटा ये अप्रैल का जो साल होगा, बताओ इसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, अप्रैल क्या होगा बेटा, जैसे ये फाइनेंशियल ईयर में कहता हूं 20x1 x2 है, तो इस साल की एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट क्या होगी आगे, 31 दिसंबर 20x2, मानते हो? ठीक है, इसकी जो एनुअल रिटर्न होगी सेक्शन 44 में उसकी ड्यू डेट क्या होगी, 31 दिसंबर 20x2। और बेटा ये ड्यू डेट है। अब बोलो फटाफट से, टाइम लिमिटेशन यहां से चलेगी, टाइम लिमिटेशन यहां से चलेगी, ये है आपका बेस, ठीक है। और जैसे 74 में आप भेज रहे हो तो अब यहां से आगे 4 साल 6 महीने, यहां से आगे 4 साल 6 महीने तक वो आपको कभी भी जो है वो मेलाफाइड वाले चार्ज में जो है वो नोटिस भेज सकता है। बस यही एक मेहनत वाला पॉइंट था, आई होप सबको समझ आया। यहां से आगे 4 साल 6 महीने में वो आपको कभी भी जो है वो नोटिस भेज सकता है। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? यस। अच्छा, और एक छोटी सी कुछ बातें आपको बताऊंगा। अब बेटा जब आप कभी भी पीरियड काउंट करते हो कि यहां से आगे नोटिस भेजना है, तो बेटा ये 31 दिसंबर की डेट लेके चलते हो या ये छोड़ के चलोगे? एक बात ध्यान रखना, कभी भी लीगल लैंग्वेज में जब वर्ड लिखा होगा ना फ्रॉम, ठीक है, तो फ्रॉम का जो टेक्निकली मतलब होता है वो होता है कि जिस डेट को रेफर किया जा रहा है उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, उसके अगले दिन से आपका पीरियड जो होगा वो स्टार्ट होगा। आपने कभी ऐसे वर्ड सुने, अरे सुन भाई पैसे देने हैं, भाई अभी नहीं दे सकता, चल ठीक है विद इन 2 days दे दियो। अब विद इन 2 days का मतलब क्या होगा, आज वाला दिन मिला के या छोड़ के, ठीक है ना, आज तो बात ही चल रही है। विद इन 2 days का मतलब अगले 2 दिन में दे दियो। ऐसे फ्रॉम का भी क्या मतलब होता है, विद इन के सेंस में ही होता है कि फ्रॉम दिस डेट का मतलब जिस डेट की बात चल रही है उसे तो छोड़ो, उसके आगे वाले पीरियड के ये लिमिटेशन इस तरीके से कैलकुलेट होगा। आर यू ओके विद दिस? यस। जिसको ये बात समझ आई होगी वो मेरे 1-2 पॉइंट जरा रिपीटिशन समझ करके आंसर देना। बेटा अगर ये वाला केस अप्रैल का नहीं होता, ये वाला केस होता जुलाई का, जुलाई की रिटर्न गई होती, उसकी स्कूटनी लगी होती, अप्रैल वाले की नहीं लगी होती, लेट्स सपोज जुलाई वाले की लगी होती, और कुछ कमी पेशी निकलती, 74 ऑफिसर यूज करने बैठता, टाइम लिमिटेशन बदल जाता या सेम रहता। इसका एक मतलब समझ रहे हो, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किसी भी महीने का केस पकड़ में आए, इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के किसी भी महीने में केस पकड़ में आए, मतलब सबके लिए जो टाइम पीरियड रहेगा क्या वो सेम रहेगा? यस। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर अगर बदल गया तो फिर क्योंकि एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट चेंज हो जाएगी तो उसके लिए फिर आगे टाइम लिमिटेशन भी जो होगा वो बदल जाएगा। तो इसको आप एक सिंपल सेंस में कैसे याद रख सकते हैं कि साल के किसी भी महीने की चोरी पकड़ी गई हो, साल के किसी भी महीने की कमी पकड़ी गई हो, एक्शन जो होगा वो ड्यू डेट उस साल की जो होगी एनुअल रिटर्न की, वहां से टाइम लिमिटेशन निकाला जाएगा। अच्छा, और एक और क्वेश्चन पूछूंगा क्योंकि मुझे यहाँ हर एक वर्ड आपको कराना है। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यू डेट देखनी है एनुअल रिटर्न की या एक्चुअल फाइलिंग डेट देखनी है? ड्यू डेट। स्पेसिफिकली स्टार लगा लेना बेटा, ड्यू डेट। ये मैंने क्यों बोला है मैं आपको बता देता हूं। बेटा लॉ में किसी प्रोविजन में एक्चुअल डेट लिखी होती है, किसी प्रोविजन में ड्यू डेट। जैसे हल्का सा अगर रिकलेक्ट कराऊं तो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स की जब बात करी, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रिटर्न्स में टाइम लिमिटेशन जब वो देते थे तो वो कहते थे सितंबर के बाद वाली रिटर्न की ड्यू डेट या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की एक्चुअल डेट, वहां एक्चुअल डेट लिखी होती थी, बट यहाँ एक्चुअल डेट नहीं है, यहाँ क्या है? ड्यू डेट। तो आपका टाइम लिमिटेशन जो होगा, आपने फाइल करी टाइम से या नहीं करी, या इनफैक्ट करी भी नहीं, आपका टाइम लिमिटेशन जो होगा वो ड्यू डेट से जो होगा वो रेफर किया जाएगा। यस। अच्छा, और एक बात बताना, अगला लास्ट पॉइंट, ड्यू डेट अगर मान लो कभी एक्सटेंड हो गई, कई बार होता है ना बेटा, गवर्नमेंट कई बार ड्यू डेट्स रिटर्न फाइलिंग की एक्सटेंड कर देती है। लेट्स सपोज एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, प्रैक्टिकली जीएसटी के इनिशियल ईयर जो पहले शुरुआती साल थे 17-18, उसमें बेटा उन्होंने उसकी एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट लंबे समय तक एक्सटेंड कर दी थी कि लोग शुरुआत में कंफर्टेबल नहीं थे,
तो उन्होंने उसकी एनुअल रिटर्न लंबे समय तक 1.5-2 साल मुझे याद आता है लगभग इतने टाइम तक एक्सटेंड कर दी थी। तो अब आप मुझे बोलो ड्यू डेट वैसे क्या थी 31 दिसंबर। अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दी तो फिर ड्यू डेट आगे शिफ्ट हो गई, और आगे शिफ्ट हो गई का मतलब अब अगर कभी कार्यवाही हुई नोटिस वाली तो फिर वो टाइम लिमिटेशन भी क्या एक्सटेंडेड ड्यू डेट से ही कैलकुलेट किया जाएगा। यस, बिकॉज नाउ द एक्सटेंडेड ड्यू डेट इज द ड्यू डेट। आर यू ओके विद दिस? तो कई बार क्लाइंट मुझसे कहता है जी 17-18 मेरा तो पुराना साल है सबसे पहला, और 2 साल 9 महीने जा चुके, तो मेरी अगर कोई मिस्टेक होगी तो अब तो एक्शन नहीं होगा। मैं उसे कह देता हूँ बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। 17-18 की एनुअल रिटर्न 31 दिसंबर डेट थी, लेकिन उन्होंने आगे शिफ्ट कर दी थी, तो अकॉर्डिंगली एक्शन का टाइम पीरियड भी उनको जो है वो आगे शिफ्ट हो गया। चल सकता हूँ आगे? चलो, अब बेटा ऑफिसर जो होगा वो इन तय सीमा के हिसाब से जो होगा वो एक्शन लेगा। नोटिस समझ आ गया? अब आगे पढ़ो, ऑर्डर पास करने का टाइम लिमिटेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोटिस आपने टाइम से भेज देना है, आपको ऑर्डर पास करने का क्या टाइम लिमिटेशन दिया गया है। 73 पढ़ो पहले। 73 में अगर वो कार्यवाही कर रहा है तो ऑर्डर कब तक? 3 ईयर्स फ्रॉम, और बेटा ड्यू डेट वही है, वैसे ही पढ़नी है, ठीक है ना। फ्रॉम एरएनएस रिफंड वाला केस होगा तो एरएनएस रिफंड से 3 साल, और अदरवाइज है तो फिर ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है। और मेलाफाइड वाले केस में यही टाइम लिमिटेशन क्या हो जाती है? 5 ईयर्स। एरएनएस रिफंड वाला केस होगा तो वहां से 5 साल, और अदरवाइज वो जो केसेस थे नोट पेड शॉर्ट पेड वाले तो वहां ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न्स। आर यू कंफर्टेबल? यस। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आया, छोटी सी मेहनत यहां कर लो। नोटिस टाइम से नहीं आया, लेट आया, नोटिस टाइम से नहीं भेजा, लेट भेजा, क्या ऑफिसर एक्शन कर पाएगा आगे या नहीं कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि नोटिस टाइम लिमिटेशन में नहीं आया तो वो इनवैलिड है। अच्छा, नोटिस टाइम लिमिटेशन में भेजा लेकिन ऑर्डर टाइम लिमिट में पास नहीं कर रहा, तो ऑर्डर वैलिड होगा या वो इनवैलिड होगा? इनवैलिड होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट ओनली दैट नोटिस इज टू बी सेंट विद इन द टाइम लिमिटेशन, इट इज आल्सो दैट इन परसुएंस ऑफ दैट नोटिस ऑर्डर शैल आल्सो बी पास विद इन द टाइम लिमिटेशन, अदरवाइज इनवैलिडिटी बिकॉज ऑफ टाइम लिमिटेशन आ जाएगी। आर यू ओके विद दिस? यस। अब आपको एक बात बता दूं, इनफैक्ट वो ये एम्फेसिस करते हैं जीएसटी में कि आपका टाइम बाउंड ऑर्डर निकाला जाएगा, टाइम बाउंड ऑर्डर निकाला जाएगा। जब मैं आपको एक्चुअल में 73, 74 वहाँ फुल फ्लैश चैप्टर में पढ़ाऊंगा तो वहाँ आपको ये बताऊंगा उन्होंने एक्चुअल में लिखा ऐसे हुआ है कि ऑर्डर अगर किसी व्यक्ति की ये 5 कमियां ढूंढते हो और 73 वाला केस है तो उससे जो लेना है उसका ऑर्डर इतने समय में पास कर देना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ऐसे ही 74 वाला केस है तो इतने समय में पास कर देना, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और साथ में ये लिखा हुआ है ऑर्डर 73 का होगा तो ऑर्डर से 3 महीने कम, ऑर्डर से 3 महीने कम के पीरियड में नोटिस भी जरूर भेजना, मतलब 2 साल 9 महीने। और अगर 4 वाला केस है तो ऑर्डर से 6 महीने कम में नोटिस जरूर भेज देना, मतलब 4 साल 6 महीने। लिखा उन्होंने स्टाइल से हुआ है, मैंने आपको सिंप्लीफाइड करके दे दिया। आर यू ओके विद दिस? चल सकता हूँ आगे? यस। अच्छा, और जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो सुनो बेटा। अब 73, 74 में जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, जैसे 73 वाले बॉक्स को ध्यान से देखना बेटा। 73 में जब कभी नोटिस आएगा तो बेटा नोटिस का इन्होंने कोई फॉर्म नहीं बता रखा, नोटिस का कोई फॉर्म नहीं है, ऑर्डर का कोई फॉर्म नहीं है। वो ऑफिसर जो होगा वो नोटिस भेजते टाइम खुद से डिपेंडिंग अपॉन उसने क्या सिचुएशन पाई उन फैक्ट्स की डिटेल विटेल लिखेगा। बेटा अलग अलग रीजंस हो सकते हैं ना नोटिस आने के, तो उन्होंने उसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं दिया है। उससे कहा भाई तू जिस भी वजह से कार्रवाई लेगा तू अपने हिसाब से वो डिटेल फैक्ट्स वगैरह लिख करके नोटिस भेजियो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी नोटिस तू भेजेगा, जो भी नोटिस तू भेजेगा, अच्छा एक बार बताओ नोटिस भेजेगा कैसे बेटा? डिपार्टमेंट का एक आदमी घर भेजेगा या रजिस्टर्ड पोस्ट भेजेगा, सुन तो लो, या पोस्ट से भेजेगा या ईमेल से भेजेगा या पोर्टल पर भेजेगा, कैसे भेजेगा? मैंने एक मिनट, मैंने कई सारे ऑप्शन दिए, पहले सुन लो। क्या मैंने कहा? डिपार्टमेंट का एक आदमी आपके घर नोटिस लेके आ जाए। हंस रहे हो? गलत है, गलत है, नहीं आ सकता। अच्छा, रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट कुरियर, कुरियर से नोटिस, क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के नोटिस कुरियर से नहीं आ सकते? कुरियर से नहीं आ सकते। अच्छा, ईमेल,
चलो कोई बात नहीं। अब क्या आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो इन द सेंस कि आप प्रोबेबिलिटी बता रहे हो। मैं वैसे एक बात आपसे सुनना, चलो ये बताना, क्या लॉ इस बात को भी स्पेसिफाई करे कि जीएसटी डिपार्टमेंट कभी भी आपसे कोई नोटिस या ऑर्डर भेजेगा तो किस तरीके से भेजेगा? तो उन्होंने बेटा इसको जो है वो स्पेसिफाई कर रखा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको कभी भी कोई नोटिस या ऑर्डर जो है वो भेजे जाएंगे तो वो किस तरीके से भेजे जाएंगे। उसका बेटा इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है, सेक्शन 169। सेक्शन 169 वो आपके मिसलेनियस प्रोविजन के नाम से जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। डू दैट एज एन होमवर्क। बाकी उसमें ये लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट का पर्सन आकर के हैंड डिलीवरी भी दे सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, कुरियर से भी भेजा जा सकता है, आपको ईमेल पर भी आ सकता है और आपको पोर्टल पर भी अवेलेबल कराया जा सकता है। ठीक है, और आपको पता है इसमें से बिना खर्चे के नोटिस भेजने वाला तरीका कौन सा लगा जिसमें खर्चा ना हो? ईमेल या फिर पोर्टल। और ये जनरल टेंडेंसी है आजकल ऑफिसर्स की। ठीक है, वो क्या करते हैं, आपको नोटिस या ऑर्डर जो होते हैं वो कहाँ भेज देते हैं? ईमेल पर या फिर पोर्टल पर। और मैं ये बात स्पेसिफिकली इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, हर पर्सन को ये अलर्ट रहना है क्या कि अपनी ईमेल जीएसटी में जो दे रखी है रेगुलर बेसिस पर चेक करो, या अपना जो पोर्टल है उसको रेगुलर बेसिस पर टच करो, क्योंकि हो सकता है आपको नोटिस आया हुआ। जिनको ये हैबिट नहीं होती उन्हें समस्या हो सकती है, उन्हें शायद पता ही नहीं चले कि उनकी रिटर्न की स्क्रूटनी के बाद आगे ऑफिसर ने नोटिस भी भेज दिया। तो ये हैबिट प्लीज़ अपने सभी क्लाइंट्स को एडवाइस करके रखना कि रेगुलर बेसिस पर अपनी मेल्स या पोर्टल जो है वो चेक कर ले, नोटिस वहाँ हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो उन्होंने एक भली बात बना रखी है वो सुनो। उन्होंने बोला नोटिस तो जैसे भी भेजना होगा आपको भेज देंगे जो भी स्पेसिफाइड है, लेकिन कभी भी 73 में नोटिस इशू किया गया तो ऑफिसर को उसकी एक समरी बना करके पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। क्या? उसको एक समरी बना करके पोर्टल पर जो होगी वो अपलोड करनी पड़ेगी। नोटिस आपको जैसे भी भेजना चाहे वो भेज दे, वो तो डिटेल नोटिस होगा जिसमें बताया गया होगा किस बेसिस पर एक्शन लिया जा रहा है। उसी नोटिस की एक समरी उसे पोर्टल पर जो होगी वो अपलोड करनी पड़ेगी। लिखा मैंने नोटिस के नीचे। और वो समरी जो बेटा अपलोड की जाएगी उसका फॉर्म भी आपको याद रखना है। क्या फॉर्म है बेटा? GST DRC 01। GST DRC 01। तो ये बेटा यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत से याद रखना पड़ेगा। 73 74 की स्टोरी सुना रहा हूँ। क्या समझाया मैंने बेटा? नोटिस तो वो अपने हिसाब से डिटेल में तैयार करेगा, उसका कोई फॉर्म नहीं है, और नोटिस जो भी मैंने आपको स्पेसिफाइड मेथड बताया उनसे आपको भेज देगा, पर उसको साथ में एक काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या बेटा? समरी अपलोड करना पोर्टल पर GST DRC 01। चल सकता हूँ आगे बेटा? यस। और प्लीज़ ध्यान में रखिएगा ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अगर उसने आपको नोटिस भेज दिया बट समरी अपलोड नहीं करी तो फिर उसने वैलिड तरीके से आपको नोटिस नहीं दिया। और कोर्ट के इस बात पर जजमेंट आ रखे हैं कि अगर लॉ कह रहा है कि समरी अपलोड इज मैंडेटरी एंड ही हैज़ नॉट डन द समरी अपलोड, तो आप देखो अगर टाइम लिमिटेशन के अंदर नोटिस आपको आ गया लेकिन समरी अपलोड नहीं हुई तो आप उस नोटिस को चैलेंज कर सकते हो कि ये कंप्लीट वे ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस नहीं है, दिस इज इनवैलिड। तो बहुत कम लोग इसको जानते हो, पॉइंट को प्लीज ध्यान में रखिएगा। दिस इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द ऑफिसर टू अपलोड द समरी, इसलिए ये थोड़ा सा आपको याद भी करवा रहा हूँ। और जीएसटी में ज़्यादातर एक्शन 73 74 में ही होते हैं, तो इसको समझ लोगे तो आपको केसेस हैंडल करने वाली चीज़ें भी आ जाएंगी। मैं आई प्रोसीड फर्दर बेटा? नोटिस समरी अपलोड होगी, फिर बेटा आगे जरा देखो, उसके बाद में ऑर्डर पास किया। अब ऑर्डर का भी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं बता रखा, लेकिन ऑर्डर भी जो पास करोगे बेटा उसकी समरी अपलोड मैंडेटरी है, उसकी समरी अपलोड मैंडेटरी है। और ऑर्डर की समरी अपलोड क्या है बेटा? GST DRC 07। याद रख पाएंगे क्या? GST DRC 07। तो ये बेटा समझ रहे हो, ये पिक्चर जो है इसलिए दी है कि इस पिक्चर का विजुअल अपील जो होगा वो आपको ये याद रखना है। और यहाँ जो मैंने आपको 73 में समझाया, 74 में हम नीचे देख लो सेम बातें लिखी हुई है, फर्क सिर्फ टाइम लिमिटेशन का होता है, बट अदरवाइज देखो 74 में भी नोटिस का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। समरी अपलोड DRC 01, ऑर्डर का कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, बट समरी अपलोड इज मैंडेटरी GST DRC 07। याद रख लोगे इसे बेटा? चल सकता हूं।
और मैंने आपको जो एक छोटा सा सेक्शन होमवर्क के लिए रेफर कर दिया, वो कौन सा रेफर कर दिया? सेक्शन 169 मिसलेनियस प्रोविजन का, जिसमें आप इस बात को पढ़ करके रखेंगे कि नोटिस किस तरीके से, ऑर्डर किस तरीके से डिपार्टमेंट आपको सर्व करता है। मोटी बात तो मैंने आपको बताई थी, एक बार रीड ओनली कर लेना। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अगली स्पेशल बात जो आपको ध्यान रखनी है, सुनो बेटा। स्टेप नंबर 1 पर नोटिस आएगा। नोटिस के बाद टैक्स पेयर क्या करेगा? अपना रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन देगा, और उसके रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन को सुनने के बाद डिपार्टमेंट क्या करेगा? अपना ऑर्डर जो होगा वो पास कर देगा। सेटिस्फाई होगा तो केस ड्रॉप कर देगा, नहीं तो अपना ऑर्डर जो होगा वो पास कर देगा। और इस ऑर्डर में वो जो आपको असेसमेंट ऑर्डर उसने जो पास करके दिया, अब असेसमेंट ऑर्डर के बाद ध्यान से सुनिएगा, असेसमेंट ऑर्डर जब उसने आपको दे दिया तो वो अब आपको ये जो ऑर्डर पास कर देगा ना बेटा, तो जीएसटी के लॉ में एक और अगली बड़ी बात ये लिखी हुई है, ये जो असेसमेंट ऑर्डर पास करके दिया है, अब सामने वाला पर्सन जब ये असेसमेंट ऑर्डर मिले तो वो समझ जाए कि उसको ये पे करना है। उससे रिकवरी करने के लिए हम कोई उसे अलग से ऑर्डर नहीं भेजेंगे। मैंने जो बात बोली उसका क्रक समझिएगा। अगर आपके पास एक असेसमेंट ऑर्डर आया तो अब आप ये नहीं होगा कि अब आप कहेंगे अच्छा ठीक है मैं डिसाइड करता हूं पे करने का, और अगर मैंने पे नहीं किया तो वो रिकवरी से पहले एक और ऑर्डर पास करेंगे। नहीं, ये जो आपको ऑर्डर दे दिया वो ये माना जाएगा कि यही आपको नोटिस भी दे रखा है रिकवरी के लिए, यही आपको नोटिस भी दे रखा है रिकवरी के लिए। बेटा ऑर्डर के नीचे फॉन्ट बड़ा ही छोटा है लेकिन शायद पढ़ा जा रहा हो, ये जो ऑर्डर पास किए जाते हैं क्या लिखा हुआ आगे? यही नोटिस फॉर रिकवरी ट्रीट किए जाएंगे। रूल 142 सब रूल 6 में लिखा हुआ है, यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर द रूल नंबर, बट बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि ये ध्यान में रखना है। इसका मैं प्रिसाइज मतलब बता दूं बेटा, शायद बहुत लोगों को क्लियर ना हो। बेटा असेसमेंट हुई, असेसमेंट होकर के ऑफिसर ने ऑर्डर से बता दिया ये टैक्स आपको देना है फाइनली। अब आप जनरली क्या करोगे? आप उससे पे करोगे या अगर एग्रीव्ड होगे तो अपील में जाओगे। अब आप क्या उम्मीद कर रहे हो? मान लो भी आपने पे नहीं किया और आप अपील में भी नहीं गए, डिपार्टमेंट क्या रिकवरी करना स्टार्ट कर देगा? यस। और आप अगर ये सोचते हो कि वो रिकवरी करने से पहले नोटिस भेजेगा, तो वो नहीं भेजेगा। उन्होंने क्या बोला? ये जो ऑर्डर है यही रिकवरी का नोटिस है। अब इसके बाद आपको अपनी जिम्मेवारी से जो है वो पेमेंट कर देनी है। हमारे पास तो अगर पेमेंट नहीं आई तो जब हमें फिर ठीक लगेगा आगे हम सीधा रिकवरी के एक्शन जो होगा वो इनिशिएट कर देंगे। और बेटा आप समझते हो डिपार्टमेंट को टैक्स की रिकवरी की काफ़ी पावर्स दी गई होंगी। यस, जैसे उनको ये पावर दे रखी है इस आदमी का अगर कोई रिफंड बनता हो तो एडजस्ट कर दो। उनको पावर दे रखी है तुम इसके कोई भी गुड्स बेच करके पैसों से रिकवरी कर सकते हो, तुम इसकी कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच करके पैसों की रिकवरी कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ी सारी पावर्स, उसका भी एक सेक्शन आपको मैं कराऊंगा अलग से जिसमें ये सारी पावर्स लिखी हुई है। मुझे आप बोलिएगा असेसमेंट ऑर्डर में क्या काम होता है? टैक्स लायबिलिटी तय करके बता दी जाती है। फिर उसके बाद पेमेंट आप खुद करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर डिपार्टमेंट क्या करेगा? रिकवरी। बस खास बात मैंने आपको क्या बताई है, रिकवरी इनिशिएट करने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्डर दे रखा है यही नोटिस ऑफ रिकवरी आपको माइंड में समझ करके चलना है। आर यू ओके विद दिस? यस। तो ये जहां भी मैं आगे इनफैक्ट ऑर्डर की बात करूंगा आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं तो आपको उसे नोटिस ऑफ रिकवरी साथ में समझ के चलना है। अब अगली छोटी बात जो आप ध्यान में रखेंगे बेटा वो सुनिएगा, चार्ट में अगले पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बेटा, जो भी 73 में फाइनली वो असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा तो उस ऑर्डर में वो आपसे 3 चीजें इकट्ठा मांगेगा। 3 चीजें इकट्ठा मांगेगा, आपको लिखा नजर आ रहा है टिप? ये जो ऑर्डर पास होगा इसमें वो आपसे बेटा 3 चीजें मांगेगा। टिप, टी का मतलब टैक्स, आई का मतलब इंटरेस्ट एंड पी का मतलब पेनल्टी। ठीक है जी। असेसमेंट किसकी हो रही थी? टैक्स की। आपने कम दिया था, अब बाद में जब दोगे तो डेफिनेटली विद इंटरेस्ट दोगे, तो ऑर्डर जब आएगा वो आपको टैक्स बताएगा इतना टैक्स देना और साथ में क्या लिखेगा? इंटरेस्ट देना है 18% पर एनम। यस, और साथ में क्या बोलेगा? आपको पेनल्टी भी जो होगी वो पे करनी है। 73 में ये लिखा हुआ है कि पेनल्टी भी जो है वो आपको पे करनी है। वो अमाउंट वगैरह क्या होगा वो 73 में स्पेसिफाइड है, देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बेटा 74 में जब वो असेसमेंट ऑर्डर पास करेंगे तो इस ऑर्डर में लिख करके आपसे 3 चीजें लेंगे। टैक्स लेंगे जो भी उन्होंने तय किया,
कहेंगे इंटरेस्ट के साथ बढ़ना 18% पर एनम, और पेनल्टी 74 में बताई गई है वो आपको जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। आपसे एक वैसे तुक्का लगवाना चाहता हूं, 73 में भी पेनल्टी है, 74 में भी, कहां ज्यादा होगी कहां कम होगी? 73 में कम होगी, 74 में ज्यादा होगी। चलो लिखना चाहो तो यहां लिख भी लो, बात खत्म ही कर देते हैं। 74 में बेटा जो पेनल्टी लगती है ये लगती है 100% ऑफ टैक्स, 100% ऑफ टैक्स, जितना टैक्स निकाला जाएगा उतनी ही पेनल्टी है। और 73 में जो पेनल्टी लगती है ये बेटा रिलेटिवली कम है। इसमें कहा जाता है कि आपका 10% ऑफ टैक्स, कितना? मात्र 10%, और इसमें भी और 10,000, विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। बस अभी के लिए इतनी बातें बहुत है, बाकी इनको बहुत डिटेल में स्टडी करना है बेटा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम यहां पर जो है वो एक्शन लिया जाता है। चलो मैं आपको एक बार वापस से फ्लो हल्का सा बोल दूं बेटा। शुरुआती सेक्शन कौन सा है? 59। कहानी की स्टार्ट कहां से हुई थी? 59। सेल्फ असेस करो और फर्निश कर दो। सेल्फ असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम हो, सेल्फ असेसमेंट में कोई प्रॉब्लम फेस करो तो फिर सेक्शन 60 में प्रोविजनल असेसमेंट की फैसिलिटी को यूज करो। चलो मान लिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सेल्फ असेसमेंट कर दी, फिर रिटर्न जाएगी। स्कूटनी कौन से सेक्शन में होगी? 61 में। और स्कूटनी पर अगर फाइनली ऑफिसर को कोई एक्शन लेना पड़ता है टैक्स लायबिलिटी के लिए, तो वो केस कहां भेज देगा? 73, 74 में। आर यू सेटल्ड विद दिस? यस। तो ये एक बेटा फ्लो हमारा कंप्लीट हुआ। अब अगली बात सुनो। अब बेटा अगर आपने इस फ्लो को ध्यान से समझाओ तो पर्सन ने रिटर्न फाइल करी, क्या रिटर्न फाइल करी, स्क्रूटनी हुई, कमी पेशी निकली, जिसका कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं आया तो उन्होंने आगे भेज दिया। अब मुझे एक बात बताना बेटा, अगर एक पर्सन रिटर्न ही नहीं फाइल करता तो ये जो आपने फ्लो पढ़ा ये फ्लो बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। ये फ्लो कहाँ से आया? पर्सन रजिस्टर्ड था, सेल्फ असेस करके रिटर्न फाइल करी, वो स्क्रूटनी में आई, वहां कुछ कमी पेशी निकली जिसका उधर से असेसी से सही जवाब नहीं मिला तो 73, 74 में गया। तो फ्लो अपने आप याद रखना। ये फ्लो कब काम नहीं करेगा? जब दो केस में काम नहीं करेगा। देखना, दो केस में, जब पर्सन रजिस्टर्ड है लेकिन रिटर्न नहीं देता, या पर्सन ने रजिस्ट्रेशन पर ही डिफॉल्ट कर रखा है। आराम से याद रख लोगे। तो ये वाला फ्लो तब काम नहीं करेगा जब पर्सन रजिस्टर्ड है पर रिटर्न फाइल नहीं करता, या पर्सन ने रजिस्ट्रेशन का ही डिफॉल्ट कर रखा है। और बेटा ये जो दो सिनेरियो है इनको अब इन्होंने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से मैनेज किया है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से मैनेज किया है। तो अब साथ वाले चार्ट पे फोकस ले लो। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 62 एंड 63, 62 एंड 63। अब बेटा सेक्शन 62 अब ये हैंडल करेगा रजिस्टर्ड पर्सन की स्टोरी को, मतलब जो रजिस्टर्ड थे लेकिन रिटर्न फाइलर नहीं है। और 63 वाली बेस्ट जजमेंट का फोकस है अनरजिस्टर्ड के ऊपर, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में ही डिफॉल्ट कर रखा है। याद रखने में आसानी है। यस। 62 बात करता है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न्स। ठीक है। अब ये क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा, अंदर डिटेल में भी देखेंगे, अभी सिंपल सा प्राइमा फेसी पढ़ लो। ये आपको लगाना है कब? जब रजिस्टर्ड पर्सन मेक्स अ डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न। कौन कौन सी रिटर्न? सेक्शन 39 की रिटर्न वो फाइल नहीं करता, या सेक्शन 45 की रिटर्न वो फाइल नहीं करता। और बेटा प्लीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ इन दो रिटर्न्स की नॉन फाइलिंग पर सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो होगी वो की जाएगी। और सेक्शन 39 की रिटर्न बेटा ये आपकी वो होती है रेगुलर रिटर्न, मंथली ज़्यादातर जो होती है आपकी, आपने पूरा पढ़ रखा है। 45 वाली बेटी कौन सी होती है आपकी? फाइनल रिटर्न, जो आपकी लास्ट रिटर्न होती है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के बाद आप फाइल करते हैं। ये वो है बेटा GSTR 10। ठीक है। सेक्शन 39 आपकी रेगुलर रिटर्न होती है, इसमें बेटा वो सारा डिस्कशन आपका आ रखा है, GSTR 3B 4 5 एंड सो ऑन। एंड 45 आपकी होती है आखिरी रिटर्न, जिसमें आपको याद है जब रजिस्ट्रेशन का आप कैंसिलेशन कराते थे तो स्टॉक इन हैंड पर पेमेंट करनी होती थी, वो वाली पेमेंट आप इस रिटर्न के थ्रू करते थे, GSTR 10। और प्लीज ध्यान में रखिएगा मैसेज क्या है? सेक्शन 39 की रेगुलर रिटर्न है जिसके थ्रू टैक्स पेड किया जाता है, वो रिटर्न आपने नहीं दी। या 45 वाली रिटर्न जिसके थ्रू आपको अपने स्टॉक इन हैंड की लायबिलिटी देनी थी, वो आपने नहीं दी। तो इन दो केसेस में ऑफिसर जो होगा वो आपके अगेंस्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट अंडर सेक्शन 62 करेगा। और बेटा हल्का सा रिकलेक्ट करना और याद कराऊंगा, मैंने आपको ये बताया हुआ है GST में जब कोई भी व्यक्ति जिसको रिटर्न देनी है रिटर्न्स नहीं देता तो ऑफिसर पहले उसे रिटर्न फाइल करने को कहता है।
ऑफिसर पहले उससे रिटर्न फाइल करने को। अच्छा एक बार बताओ, जेन्युइनली क्या आप रिटर्न नहीं फाइल करो, ऐसा भी हो सकता है? यस। तो सीधा एक्शन नहीं लिया जाता, पहले जब रिटर्न नहीं आती तो आपको क्या कहा जाता है कि आप रिटर्न को फाइल करो। सेक्शन 46 की यहाँ पर बेटा आप प्रो सिंकिंग लेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। कभी भी अगर रिटर्न्स नहीं आती है तो प्रॉपर ऑफिसर, सेक्शन 46 रिटर्न्स में आपने ये पढ़ा था, वो आपको एक नोटिस भेजता है GSTR 3A की फॉर्म में, जिसमें वो कहता है कि आप अपनी रिटर्न जो है वो विदिन 15 डेज फाइल करो। ठीक है, ये नोटिस आता है, ये सेक्शन 46 में लिखा हुआ था बेटा, रिटर्न में हमने पढ़ा था। अब ऐसे नोटिस के आने के बाद दो बातें हो सकती है, नहीं यही बात समझ, आपकी रिटर्न नहीं आई, ऑफिसर ने सबसे पहले आपको क्या क्या नोटिस से कहा कि रिटर्न फाइल करो। अब दो बातें हो सकती है, इस नोटिस के बाद एसएससी ने रिटर्न फाइल कर दी और दूसरा नहीं करी। अब आप अपने आप लिंकिंग बनाना बेटा, अगर उसने शुरुआत में फाइल नहीं करी थी बट नोटिस ने जब उसे याद दिलाया तो उसने कर दी, जैसे ही वो रिटर्न फाइल कर देगा तो बेटा इसका मतलब सेल्फ असेस करके फाइल करेगा, फिर आप वापस से पीछे वाले फ्लो में आ जाओगे, रिटर्न चली जाएगी, फिर वो स्क्रूटनी एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो में आ जाओगे। लेकिन अगर नोटिस के बाद भी बोलो बेटा फटाफट से आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो अब डिपार्टमेंट समझ जाएगा ये सेल्फ असेसमेंट करके पेमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब वो क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का एक्शन लेगा। अब वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का एक्शन लेगा। तो आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब बनेगी 62 में? तो सबसे पहले तो पर्सन की रेगुलर 39 वाली रिटर्न या 45 वाली रिटर्न नहीं आई, जिसमें उसे टैक्स पेमेंट करनी थी, नहीं आई, तो फिर डायरेक्ट बेस्ट जजमेंट नहीं करेगा, 46 में पहले उसे नोटिस भेजा होगा। अगर उसने फिर भी रिटर्न नहीं फाइल करी होगी सेल्फ असेसमेंट करके, तो कोई रास्ता नहीं है, अब ऑफिसर जो होगा वो अपनी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट सेक्शन 63 में करेंगे। आर यू ओके विद दिस? और इसमें स्पेशल बात ये है, अब जब ये असेसमेंट की जाएगी 62 में बेस्ट जजमेंट, तो बेटा आपको कोई नोटिस असेसमेंट से पहले नहीं भेजा जाएगा, सीधा उठा करके वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। और यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बेटा, यहाँ पर वो आपको असेसमेंट से पहले नोटिस क्यों नहीं भेज रहे, इसको जब कोई पूछे, नॉर्मली क्या होता है असेसमेंट का हमेशा पहले नोटिस आता है, लेकिन यहाँ नहीं भेज रहे, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई साहब देखो आपको रिटर्न देनी थी, नहीं आई, हमने रिटर्न के लिए नोटिस भेजा, आपने उसकी इज्जत रखी नहीं, आपको रिटर्न नहीं आई थी, मैंने रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस भेजा था, बट क्या आपने उस नोटिस की इज्जत रखी? नहीं रखी, तो मैं अपनी कितनी बार बेइज्जती कराऊं, मैं अपनी कितनी बार बेइज्जती कराऊं? अगर आप सही में समझदार आदमी थे तो नोटिस के बाद रिटर्न फाइल कर देते, बात खत्म थी, बट मुझे लग ही नहीं रहा कि आप वैसी समझदारी दिखा रहे हैं, तो मैं अपनी दोबारा बेइज्जती नहीं कराऊंगा। आपको नोटिस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मैं बिना नोटिस भेजे ये डायरेक्ट जो होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करूंगा। ये स्पेशल बात ध्यान में रखनी है और ये चार्ट से इजीली याद रख पाओगे। अच्छा डिफरेंस बोलना बेटा, साथ में पीछे जो किया था, पीछे वाले फ्लो में जब रिटर्न गई थी, स्कूटनी हुई थी, 73-74 में आया था, तो 73-74 में क्या नोटिस जरूरी है? चार्ट में देखो 73-74 में क्या नोटिस जरूरी है? जरूरी है। और आपने इनफैक्ट कितना क्या बोला, नोटिस नहीं आया तो एक्शन हो ही नहीं सकता, टाइम लिमिटेशन में ही आना है, बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, नोटिस नहीं आएगा, आपको नोटिस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई साहब, ये इंपैसिव से ध्यान रखना। इस असेसमेंट में आपको किसी तरीके का असेसमेंट का नोटिस नहीं आएगा। रिटर्न्स की नॉन फाइलिंग का आया था, आपने उसकी इज्जत नहीं करी, अब विदाउट एनी फर्दर नोटिस हम डायरेक्ट उठा करके आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, जो भी बेस्ट जजमेंट का असेसमेंट ऑर्डर होगा वो टाइम लिमिटेशन में लेकिन आपको पास करना है। टाइम लिमिटेशन देखो बेटा क्या लिखी हुई है, टाइम बचाना मुझे समझाना ना पड़े। 5 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। मैं ये समझाऊं या ये नहीं समझाने की जरूरत? अप्रैल का महीना, सेम कहाँ गया, अप्रैल का महीना, इसकी आपने मान लो रिटर्न नहीं दी, नोटिस आया आपने फिर भी नहीं दी, अब उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट की पावर है और टाइम लिमिटेशन कहाँ तक के कर लोगे ना, वही इस साल की एनुअल रिटर्न और उसके 5 साल तक वो कहीं भी उठा करके आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो लिमिटेशन में मेरे ख्याल से आपका टाइम बच गया, एक बार आपने ठीक से समझ लिया था तो ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा आप देखो इसमें और क्या लिखा हुआ है, ये जो असेसमेंट ऑर्डर आएगा बेस्ट जजमेंट का, क्या इसका फॉर्मेट स्पेसिफाइड है? यस। 73-74 वालों का तो नहीं था, बट इसका स्पेसिफिक फॉर्म में आपके पास ऑर्डर आएगा। इन एनी केस फॉर्म यू आर नॉट सपोज्ड टू रिमेंबर। अच्छा, और मैंने आपको एक कंसेप्ट क्या समझाया था, कभी भी ऑर्डर देंगे तो एक समरी
अपलोड करेंगे। और ऑर्डर की समरी हमेशा DRC 07 में होती है। नोटिस की किस में होती है? DRC 01। ऑर्डर की किस में होती है? DRC 07। अच्छा, इस केस में नोटिस तो है ही नहीं, तो नोटिस की तो अपलोड की बात ही नहीं आएगी, सीधा ऑर्डर है और वो DRC 07 फॉर्म में जो होगा वो अपलोड हो जाएगा। अब बेटा ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा, सुनो, अब ये जो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेगा इससे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकाल दी। अब आपको पे करना है, पे नहीं करोगे तो वो रिकवर करेगा। रिकवरी करने से पहले कोई नोटिस भेजेगा या यही ऑर्डर रिकवरी का नोटिस है? यही ऑर्डर रिकवरी का नोटिस समझ के चलना है। और लिखा है नीचे भी, यहां भी वही पॉइंट आपको, यही ऑर्डर नोटिस ऑफ रिकवरी समझ के चलना है। ठीक है, एक और मिसलेनियस बात इसमें जो आपको ध्यान में रखनी है बेटा, ये जो सेक्शन है इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर ऐसे ऐसे हुआ, रिटर्न फाइल नहीं करी थी, नोटिस के बाद भी नहीं करी, तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। अब बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर का मतलब ये हो गया वो आपको टैक्स निकाल के दे देगा। ठीक है, अब सेक्शन में यही लिखा हुआ है कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ टैक्स कर दी जाएगी, लेकिन अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये ऑब्वियसली बात है, अब जो टैक्स आप पे करोगे वो लेट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट साथ में जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा। तो वो ऑर्डर में सिर्फ टैक्स भले ही लिखेगा, इंटरेस्ट ध्यान में रखना है कि आपको पे करना है, वही 18% पर एनम। और बेटा इस केस में पेनल्टी नहीं लगाएंगे, या यहाँ भी पेनल्टी लगाएंगे? यहाँ भी पेनल्टी लगाएंगे, बट पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट, थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा, पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड इज दैट 73 और 74 में जो पेनल्टी लेते हैं वो 73, 74 में ही लिखी हुई है। अब इस वाले केस में जब वो पेनल्टी लगाएगा तो इस सेक्शन में कोई पेनल्टी नहीं लिखी हुई, लेकिन 122 करके एक सेक्शन है जिसमें अलग अलग सिचुएशन में क्या पेनल्टी बनती है वो लिखी हुई है। तो वो जो पेनल्टी होगी वो वाली 122 से पढ़ के ऑफिसर जो होगा वो पेनल्टी लगाएगा। 73, 74 में तो उन्हीं सेक्शंस में पेनल्टी बताई गई है, वही लगेंगी। इसमें इस सेक्शन में कुछ नहीं लिखी हुई, पर 122 में जो पेनल्टी बताई गई है वो जो एप्लीकेबल होती होगी वो साथ में ऑर्डर में यूज करेगा। तो हर ऑर्डर में टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी होती है, आप ऐसे याद रख लो। 73, 74 में वही बताई गई है, यहां पर पेनल्टी जो अदरवाइज स्पेसिफाइड है 122 पेरेंट सेक्शन है पेनल्टी का, वो लगाया जाएगा। आर यू ओके विद दिस? यस। चलो बेटा आगे। यस। अच्छा, दूसरा आपका छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, सेक्शन 122 जीएसटी में ये पेनल्टी का बेटा पेरेंट सेक्शन है कि ये बताता है क्या क्या डिफॉल्ट करोगे और उस पर क्या क्या पेनल्टीज लगाई जाएंगी। एंड फाइनल लेवल पर आपको ये मतलब मैं बताऊं, इस डिफ़ॉल्ट पर ये लगाते हैं, इस डिफ़ॉल्ट पर ये लगाते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि उसमें कुछ खास मेरे एंड पर वैल्यू एडिशन होगा। तो मैं फिर भी टच एंड गो से करूंगा, बट आपको क्या काम करना है, आपको एक बार सेक्शन 122 पेनल्टी वाला चैप्टर जो है उसमें जो है वो रीड करके रखना है, ताकि जब मैं टच एंड गो करूँ तो मेरा टाइम सेव हो। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, इस पूरे सेक्शन को मुझे लग नहीं रहा कोई खास मेहनत है, ईजिली कोई भी याद रख सकता है। ठीक है, सिंपली क्या ध्यान रखना है, 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किसकी होती है? जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो टैक्स वाली अपनी रिटर्न 39 एंड 45 वाली वो अपनी रिटर्न जो है वो फाइल नहीं करते। आर यू ओके विद दिस? आपके एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है, एक पर्सन ने सेक्शन 44 में अपनी एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करी, क्या ऑफिसर उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है? नो। व्हाई? 44 वाली एनुअल रिटर्न बेटा वो टैक्स पेमेंट की रिटर्न ही बेसिकली नहीं है। ठीक है, आपकी बेसिक टैक्स पेमेंट की रिटर्न ये है, और 62 ने स्पेसिफिकली लिख रखा है, ये सिर्फ कब यूज होगा जब 62 एंड 45 वाली रिटर्न नहीं गई। एक आदमी ने अपना GSTR 1 फाइल नहीं किया, जो कि सेक्शन 37 में करना होता है, नहीं यूज होता। तो एम्फेसिस से याद रख लेना, ये बात है। ठीक है, अच्छा अब इसकी एक स्टोरी और बताऊंगा और सुनना। आपकी रिटर्न नहीं गई, सबसे पहले उन्होंने नोटिस से का रिटर्न भर दो, आपने फिर भी नहीं भरी, उन्होंने उठा के क्या कर दी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब बेटा अगर आप इस असेसमेंट से एग्रीव्ड हो तो आप क्या करेंगे? क्योंकि ऑफिसर ने तो अपने बेस्ट जजमेंट जो भी उसे लगा वो कर दिया, अगर एग्रीव्ड हो तो क्या करोगे? आपके पास राइट क्या है? अपील का, अपीलेट अथॉरिटी के पास। अब सुनिएगा, यहाँ इन्होंने एक स्पेशल बात और लिखी, एक स्पेशल बात और लिखी। उन्होंने ये कहा कि अगर हमने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट निकाल दी, उसके बाद भी अगर आप रिटर्न सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी पे करते हुए 30 दिनों में भर देते हो, हम अपना ऑर्डर विड्रॉ कर लेंगे। क्या कर लेंगे? विड्रॉ कर लेंगे। मतलब अपील में जाने की बजाय एक दूसरा रास्ता भी आ गया आपके पास। क्या? ऑर्डर अगर आ भी गया है, अभी भी आपको अपनी गलती सुधारने का क्या मौका है? अपनी रिटर्न वो 30 दिनों के अंदर जो है वो फाइल कर दो। नीचे देखो फटाफट से, रेमेडी में क्या क्या बातें आ गई। रेमेडी टू एग्रीव्ड पर्सन,
फाइल रिटर्न एंड ऑर्डर स्टैंड्स विड्रॉन, ऑर्डर स्टैंड्स विड्रॉन, डीम्ड विड्रॉवल लिख लो, ऑर्डर स्टैंड विड्रॉन ऑटोमेटिकली लिखा हुआ ना, तो दिस इज बेसिकली डीम्ड विड्रॉन। डीम्ड विड्रॉवल हो गया। ये सेक्शन 62 में ही लिखा हुआ है कि भाई साहब ने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर दी, बट अभी भी पर्सन जो है वो रिटर्न फाइल कर देता है, अभी भी पर्सन जो है वो रिटर्न फाइल कर देता है। और यहाँ लिख लीजिएगा फाइल्स रिटर्न विद इन 30 डेज, और लिख लो 30 डेज में, हमारे ऑर्डर के 30 डेज में अगर अभी भी वो रिटर्न फाइल कर देता है तो हम अपना ऑर्डर विड्रॉ मान लेंगे। अच्छा, ऑफिसर विड्रॉ करेगा या डीम्ड मान लिया जाएगा? डीम मान लिया जाएगा। और बेटा अब वो ऑर्डर का स्टेटस खत्म हो जाएगा, अब रिटर्न आ गई, रिटर्न आ गई सेल्फ असेस टैक्स के साथ आ गई, फिर वो जो पीछे वाली चेन है, क्या वो पीछे वाली चेन, ये वाली चेन इसी से हैंडल हो जाएगा? यस। और क्या होगा बेटा अगर इसने 30 दिनों में रिटर्न फाइल नहीं करी तो फिर आपके पास जो रास्ता है वो क्या है? वो जो सेक्शन 107 में अपील का रास्ता है वो है। वेरी इजी। चलो ये हो गई 62 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सेक्शन 63 की बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये यूज की जाती है दो सिचुएशन में, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। मैंने लिखा क्या है? ये अनरजिस्टर्ड या डी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है। पहले इन दो वर्ड्स में डिफरेंस बोलना। अनरजिस्टर्ड का मतलब जिसने रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं, और डी रजिस्टर्ड का मतलब जो रजिस्टर्ड हुआ था लेकिन बाद में जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। अब क्या एग्जैक्ट स्टोरी है? ये दो वर्ड्स पढ़ लो फटाफट से। क्या बेटा ये कब कब यूज होगा? पहला बोलो, टैक्सेबल पर्सन फेल्स टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इवन दो लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ? एक पर्सन को रजिस्ट्रेशन कराना था लेकिन उसने नहीं कराया, मतलब वो रजिस्ट्रेशन का डिफॉल्टर है। और बेटा वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा करके टैक्स चोरी कर रहा होगा, डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ा, सर्च सीजर वगैरह में पकड़ में आया होगा। अब वो क्या करेंगे? जब उसे वो पकड़ लेंगे तो बेटा उसने जो भी काम किया पीछे, जिसका रजिस्ट्रेशन करा के टैक्स देना था लेकिन नहीं दिया, वो क्या करेंगे? उसके उस काम की लायबिलिटी असेस करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे। और वो असेसमेंट क्या है? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ सेक्शन 63। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफ सेक्शन 63। भाई आप ऐसा मानो एक आदमी जो था उसका बिजनेस करोड़ों रुपए का है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अगले ने करा नहीं रखा, बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर रहा, कोई टैक्स पे नहीं कर रहा, कोई रिटर्न नहीं भर रहा, रेड पड़ी, पकड़ा गया। पकड़ा गया तो अब डिपार्टमेंट डेफिनेटली उससे क्या कहेगा? भाई तेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है, अब तूने तो कोई रिटर्न से बता नहीं रखी, तेरी टैक्स लायबिलिटी मैं निकालूंगा। और ऑफिसर कौन से सेक्शन को यूज करेगा? 63। सेक्शन 63 में जो होगा वो उसकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके टैक्स लायबिलिटी जो होगा वो तय करेगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, ऐसे ही और दूसरा केस बोलो, और कहाँ यूज होना है 63? रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड अंडर सेक्शन 29(2) दैट इज कैंसल्ड बाय पीओ ड्यू टू सर्टेन डिफॉल्ट। यहाँ पर बेटा 29(2) इसको अंडरलाइन करके स्टार लगा लो। सेक्शन 29 वी स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन, और इसमें कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रोविजंस थे। लेट मी रिमाइंड यू, सेक्शन 29 में देयर वर 2 सबसेक्शन जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की बात करते थे। 29(1) जिसमें बात थी जेन्युइन रीजंस की वजह से कैंसिलेशन, जहां टैक्स पेयर भी आता था, लाइक मैं बिजनेस बंद कर रहा हूं, या मैंने बिजनेस बेच दिया है, या मेरे गुड्स सब एग्जेम्प्ट हो गए हैं, ठीक है। 29(2) ये सेपरेट सबसेक्शन था जिसमें ऑफिसर एक्शन लेता था डिफॉल्टर्स के ऊपर। 29(2) में बताया गया था कि अगर देयर आर सर्टेन स्पेसिफाइड डिफॉल्ट्स तो ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। और उसमें बेटा बड़े सारे डिफॉल्ट्स बताए गए थे, जैसे आपका GSTR 1 और GSTR 3B मिसमैच निकला, GSTR 2B और आपका 3B में ITC का मिसमैच निकला, और आपका जो था जो वो कहानी भी उसमें बताई गई थी वो 1% वाली बात को आपने वॉयलेट किया। इसके अलावा ये भी बताया गया था कोई वॉलंटरीली रजिस्टर्ड पर्सन है, 6 महीने हो गए बिजनेस ही नहीं कमेंस किया, ये भी बताया गया था अगर रजिस्ट्रेंस आपने फ्रॉडलेंट रीजन की वजह से लिए, ये भी बताया गया था अगर आपने कंसिस्टेंटली कुछ समय तक रिटर्न फाइल नहीं करी, हाँ जी, बैंक अकाउंट ओपन नहीं कराया, वो भी था। तो खैर वट एवर वर द रीजंस, 29(2) में डिफॉल्टर्स की बात होती थी और ऑफिसर के एंड पर कैंसिलेशन इनिशिएट किया जाता था। अब ऐसे विजुलाइज करो बेटा, ऑफिसर ने उसका कैंसिलेशन तो कर दिया, कैंसिलेशन करके उसने क्या श्योर कर लिया, ये डिफॉल्टर आगे बिजनेस नहीं कर पाएगा। लेकिन पॉइंट ये है जब उसका उन्होंने कैंसिलेशन किया तो उस आदमी की कोई टैक्स लायबिलिटी जो थी, अब वो टैक्स लायबिलिटी को कैसे हैंडल करेंगे, तो उन्होंने क्या बोला है, उसकी वो टैक्स लायबिलिटी 63 में जो होगा वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से खुद ही निकालेंगे।
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट से खुद ही निकालेंगे। ठीक है जी। तो जो पर्सन रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराता पकड़ा जाएगा तो उसके पीछे की सारी टैक्स लायबिलिटी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफिसर करेगा 63 में। किसी ने करा रखा था बट उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया तो उसकी जो टैक्स लायबिलिटी जो होगी वो आपकी 63 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में निकाल ली जाएगी। आर यू ओके विद दिस? यस। अब ये जो असेसमेंट है ये करेंगे कैसे? ये असेसमेंट करें, ये तो अभी क्या बताया कब करेंगे, अब ये करेंगे कैसे? तो इसके लिए उन्होंने बोला यहाँ प्रॉपर नोटिस पहले दिया जाएगा और उसके बाद बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। नोटिस इसलिए दिया जाएगा बेटा कि जैसे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन पकड़ा है तो पूछेंगे डिटेल दे, ब्यौरा दे देगा तो बहुत बढ़िया बात है भाई, नहीं देगा तो ठीक है, हमने अपना यूज़ करना ही है तरीके। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर नोटिस आएगा और उसके बाद जो होगा वो ऑर्डर पास किया जाएगा। और क्योंकि नोटिस आया है तो बेटा नोटिस जो होगा समरी अपलोड भी होगी DRC 01 और ऑर्डर पास होगा तो समरी अपलोड भी होगी DRC 07। अच्छा, आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है बेटा, ऑर्डर कितने टाइम में आएगा? 5 years फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। आई होप आई नीड नॉट एक्सप्लेन यू। और बेटा शोकॉज नोटिस, इसकी कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, इसकी कोई टाइम लिमिट जो है वो सेक्शन ने स्पेसिफाई नहीं कर रखी। बट एक बात बताओ, ऑर्डर कितने टाइम में आना है बेटा? ऑर्डर कितने टाइम में आना है? 5 साल। तो एक ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर से पहले नोटिस आता है ना, तो नोटिस की टाइम लिमिट नहीं भी लिखी, नहीं है बात, नोटिस की टाइम लिमिट नहीं भी लिखी तो भी क्या ऑर्डर से पहले आएगा? यस। तो 5 साल के अंदर अंदर ही आएगा। तो नोटिस की टाइम लिमिट भले ही ना लिखी हो बट ये ऑब्वियस सी बात है, नोटिस के बाद ही ऑर्डर पास होता है तो नोटिस भी जो होगा वो टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही आएगा। हाँ, सिर्फ इसमें पता है एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटा, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है बेटा, ऑर्डर 5 साल में आना है, नोटिस उसी के अंदर आएगा वो ठीक है, बट हो सकता है नोटिस 1 ही महीने पहले आए। तो अगर नोटिस 1 ही महीने पहले आया तो असेसी को रिप्लाई रिप्रेजेंटेशन देने में ज्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। अच्छा, ये समस्या 73-74 में कभी नहीं आती, बोलो क्यों? ध्यान से कंपेयर करके बोलना। 73-74 में ये समस्या कभी नहीं आती जो मैंने यहाँ बोली, क्यों? क्योंकि वहां नोटिस का टाइम भी फिक्स कर रखा है, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा एक्शन वही होते हैं तो वो प्रॉपर्ली है। यहाँ पर यहाँ ठीक है नोटिस आएगा जरूर बट हो सकता है कि कम टाइम की गैप में आए, तो ये एक समस्या यहाँ पर आ सकती है। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, और अगेन बेटा यहाँ नोटिस के फॉर्म स्पेसिफाइड है, ऑर्डर के फॉर्म स्पेसिफाइड है, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, आपको सिर्फ समरी अपलोड वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। और मैंने फिर आपको बोला था अब ऑर्डर आया बेस्ट जजमेंट, अब ऑर्डर बेस्ट जजमेंट का आ गया तो अब इसमें एक बात मुझे आगे बताओ, ऑर्डर के बाद आप पे कर देना, नहीं पे करोगे तो वो रिकवरी करेंगे, रिकवरी से पहले कोई नोटिस फर्दर नहीं भेजेंगे बिकॉज ये ऑर्डर नोटिस व रिकवरी माना जाता है। ये बेटा रूल 142 ने सबके लिए लिख रखा है ये। अच्छा, अब 63 में जब कभी आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑफिसर करेगा तो 63 ने सिर्फ ये लिख रखा है कि आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके टैक्स लायबिलिटी निकाल दी जाएगी, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके टैक्स लायबिलिटी निकाल दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे अभी आपको 62 में बताया था ना कि 62 ने क्या लिख रखा है कि आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करके टैक्स लायबिलिटी निकाल दी जाएगी, ये सिर्फ टैक्स लायबिलिटी को बोलते हैं। 73-74 तो सब कुछ बोलते हैं लेकिन ये सिर्फ क्या बोलते हैं, टैक्स लायबिलिटी। बट ऑब्वियस ही बात है भैया, आपकी टैक्स लायबिलिटी भी निकालेंगे तो भी इंटरेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप लेट दे रहे हो, और डेफिनेटली पेनल्टी भी लेंगे। सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, इस सेक्शन में पेनल्टी नहीं लिखी हुई तो ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, 122 पढ़ के जो पेनल्टी बनती होगी वो जो होगी वो अपने ऑर्डर में लिखनी पड़ेगी। 73-74 में क्या खास बात है, उसके में वही लिखी हुई है वो अप्लाई होती है। ये वाले जो सेक्शन है सिर्फ टैक्स लायबिलिटी लिखते हैं तो पेनल्टी जो है वो ऑफिसर को 122 पढ़ के जो है वो साथ में यूज करनी पड़ती है। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा, अगर इस ऑर्डर से एग्रीव्ड हो तो क्या करो? अब आप पहले ये पूछो सर एग्रीव्ड कैसे होंगे? बेटा एक आदमी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, नहीं, एक आदमी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, ऑफिसर क्या कह रहा है, कराना था। अब मान लो उसका करोड़ का टर्नओवर था तो सही में कराना था। अब मैं आपको जो इशू दे रहा हूँ जरा समझना, उसने नहीं कराया, ऑफिसर का कहना है कराना था, ऑफिसर ने क्या किया, आपकी लायबिलिटी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर में निकाली। पहले तो आपसे पूछा भाई तूने कितना माल बेचा है,
उसके बेस बेस जजमेंट असेसमेंट करी। अगर आपसे प्रॉपर नहीं आया होगा तो उसने अपने हिसाब से निकाली होगी। अब आपको ये लगता है उसने ज़रूरत से ज़्यादा निकाल दी, तो फिर आप एग्रीव्ड हो गए। आप क्या करोगे, अब अपील में जो होगा वो चले जाओगे। आर यू ओके विद दिस? यस। अच्छा बेटा, आपके पास एग्जाम में इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि 62 और 63 की बेस्ट जजमेंट में क्या फ़र्क है। 62 और 63 की बेस्ट जजमेंट में क्या फ़र्क है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका आपके पास। आप अगर ध्यान से देख रहे हैं इस पूरे चार्ट को तो आप अच्छे तरीके से अपने आप ही बता सकते हैं। कोशिश करना, 4 नंबर का मान लो क्वेश्चन है तो आप कोई 4 डिफरेंसेस अगर बना सको, 3 बना सको, चलो कोशिश करो। सबसे पहले तो ये बता दो 62 कब यूज़ करते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट, ठीक है ना। 62 रजिस्टर्ड पर्सन के अगेंस्ट है और वो अनरजिस्टर्ड डी रजिस्टर्ड। अब 62 को डिटेल में बात करते हैं। 62 यूज करते हैं जब रजिस्टर्ड पर्सन ने रिटर्न फाइल नहीं करी, नोटिस आया फिर भी नहीं फाइल करी। और 63 में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था या ऑफिसर ने आपके डिफॉल्ट की वजह से कैंसिल कर दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद 62 में बेस्ट जजमेंट का कोई नोटिस नहीं आएगा। क्यों? आपको नोटिस की इज्जत ही नहीं है, डायरेक्ट असेसमेंट ऑर्डर आएगा। जबकि 63 में प्रॉपर नोटिस आएगा, उसके बाद आपका असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ टाइम लिमिट वाले एंगल के डिफरेंस को आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? वहाँ नोटिस है ही नहीं और यहाँ है, तो वो टाइम लिमिटेशन वाले डिफरेंस की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा और सुनो, 62 में जो ऑर्डर आया उससे आप एग्रीव्ड हुए, तो सोल्यूशन क्या है, अपील या अपील तो है ही, होता ही है। यहां पर एक सॉल्यूशन 62 ने क्या दे दिया, रिटर्न 30 डेज में दे दो, वो ऑर्डर विड्रॉ हो जाएगा, डीम्ड विड्रॉ। 63 में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। वो कह रहे हैं भाई साहब 63 में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, प्रॉपर नोटिस देके ऑर्डर निकाला है, जो बात करनी है वो अपील में अब आप बात करो। आर यू ओके विद दिस? चल सकते हैं। तो ये बेटा आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गई। फिर उसके बाद लास्ट आपकी जो असेसमेंट है वो आपकी है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट, और ये जो समरी असेसमेंट है इसको बेसिकली हम जो जर्नल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव असेसमेंट, ठीक है। इसके बारे में बेटा यहां बात नहीं कर रहे, इसके बारे में अंदर ही जो होगा वो हम बात करेंगे। क्या ये मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया है? ओवरव्यू से बल्कि हटके काफी बड़ी बात कर दी है। और ये बेटा एक ही चार्ट आप याद रख लेंगे, आपका पूरा चैप्टर जो है इसमें कवर्ड है।